हमारा टारगेट व्यू काउंट बढ़ाने का नहीं है, हमारा टारगेट है आपको समझ आना चाहिए। तो आपने अभी तक कितने भी लेक्चर देख लिए हो, ये वाला देखिएगा, आपको पता चलेगा बजट एनालाइज कैसे किया जाता है। हम हर एक टर्म को डिस्कस करेंगे, माने कोशिश करेंगे आपको समझाने की कि इस टर्म का क्या मतलब होता है। तो 2024 तक आप कोई भी एग्जाम दीजिए, ये वाला लेक्चर जरूर देखें। और ये आपका जो इनकम का सोर्स है, सबसे बड़ा सोर्स होना कौन सा चाहिए, वो होने चाहिए टैक्सेस। रेलवे का प्रॉफिट नहीं होता, रेलवे का कहा जाता है ऑपरेटिंग रेशियो। एक और कॉमन टर्म है बजट का, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब हुआ, एक और टर्म है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, मान लीजिए आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी से कुछ परसेंट काटेगा, मान लीजिए 10% आपकी प्रोविडेंट फंड से कट रहा है। नमस्ते मित्रों, लगभग 5 वर्ष हो चुके हैं, हमारी वार्षिक प्रथा बन चुकी है, बजट का लेक्चर डिस्कस करते ही हैं हम लोग। और बल्कि चैनल की शुरुआत ही हमने बजट के लेक्चर से की थी, तो बहुत अच्छा साथ समर्थन आप लोगों का मिल रहा है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। बहुत सारे कमेंट्स मैसेजेस आए कि सर जल्दी अपलोड कीजिए, तो क्षमा प्रार्थी आपसे। हर वर्ष की तरह इस बार भी 1 हफ्ता लग ही चुका है हमें लेक्चर अपलोड करने में, क्योंकि ऊपर वाली इंफॉर्मेशन देने का कोई मतलब नहीं है हमारा। माने हमारा टारगेट व्यू काउंट बढ़ाने का नहीं है, हमारा टारगेट है आपको समझ आना चाहिए। तो आपने अभी तक कितने भी लेक्चर देख लिए हो, ये वाला देखिएगा, आपको पता चलेगा बजट एनालाइज कैसे किया जाता है। क्योंकि बाकी लोग केवल इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम आपको उसकी गूढ़ जानकारी देते हैं अंदर से। और जिन्हें बिल्कुल नहीं समझ आया अब तक कि क्या हुआ है चर्चा, उनके लिए खास है ये वीडियो। माने खासियत हो चुकी है हमारी, पूरे भारत से ही मैसेज आते हैं हमें कि सर बड़ी आसानी से समझा देते हो आप, तो ईश्वर कृपा है। खैर आगे बढ़ते हैं। इस बार निर्मला सीतारमन जी का 5वां बजट था, फुल बजट, और पहली महिला बनी है 5th फुल बजट देने वाली लगातार। मोस्ट अनकंट्रोवर्शियल फाइनेंस मिनिस्टर कही जा रही है निर्मला जी, काफ़ी लंबे समय में। माने लगातार 5 बजट दिए हो और लगभग किसी बजट पे उनकी क्रिटिसिज्म नहीं हुई कि ये बजट क्या दे दिया। तो लगभग सर्वानुमत से लगभग कंसेंसस ही है कि बहुत अच्छा बजट दिया है ये वाला भी। हालांकि कुछ असंतोष ज़रूर है, दोनों पहलू देखेंगे हम लोग, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए दोनों पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करने होंगे। डायरेक्टली बजट पे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन बजट का लेक्चर देखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी पूरी इकोनॉमी लगभग इस एक लेक्चर में रिवाइज हो जाएगी। प्लस दूसरा फ़ायदा ये होगा कि बजट में बहुत सारे इकोनॉमिक टर्म्स डिस्कस होते हैं, तो हमारी खासियत है कि केवल ऊपर वाली आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, वो जानकारी नहीं देंगे, हम हर एक टर्म को डिस्कस करेंगे। माने कोशिश करेंगे आपको समझाने की कि इस टर्म का क्या मतलब होता है। तो अगर एग्ज़ाम में आपको वो टर्म पूछ लिया, मान लीजिए प्रीलिम्स में पूछ लिया, मेंस में पूछ लिया, तो वन लाइनर पूछ लिया या एनालिसिस पूछ लिया, आप आराम से जवाब दे पाओगे उसका। और तीसरा फ़ायदा है बजट का लेक्चर देखने का कि लगभग जितनी भी करंट योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, वो सब डिस्कस हो जाती हैं बजट में। तो आपके लिए करंट अफेयर्स का भी एक बहुत अच्छा सोर्स हो जाएगा। तो 2024 तक आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, ये वाला लेक्चर ज़रूर देखें। और अपने स्टेट वाला भी, हम लोग गुजरात का बजट गुजराती में ज़रूर अपलोड करेंगे इस बार। कुछ असंतोष होगा विद्यार्थियों को कि ये वाला बजट इंग्लिश में हिंदी में क्यों बना रहे हैं, गुजराती में क्यों नहीं, क्योंकि दिल्ली वाले स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं कि सर कम से कम इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल के वीडियोस आप हिंदी में अपलोड कीजिए। तो शुरुआत करते हैं। कोई भी बजट अगर आप पढ़ें तो सबसे पहली चीज़ जहाँ पे आपका ध्यान जाना चाहिए एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमी, एज ए स्टूडेंट ऑफ सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स, या फिर एक जागरूक नागरिक की तरह, तो वो है कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा कहाँ जा रहा है। बजट माने सिंपल शब्दों में कहा जाए तो आने वाले वित्तीय वर्ष का, फाइनेंशियल ईयर का इनकम और एक्सपेंसेस का हिसाब, लेखा जोखा। तो सबसे बड़ी चीज़ कि भारत सरकार की इनकम कहाँ से हो रही है, सबसे बड़े सोर्सेज। तो एक लंबी गुलामी के बाद आज़ादी के काफ़ी वर्षों तक ये एक हमारे लिए श्राप सी चीज़ रही है कि सबसे बड़े इनकम का सोर्स हमारे लिए रहा है काफ़ी वर्षों तक बोरोइंग्स, यानी कि उधार, जो कर्ज हम लोग ले रहे हैं। तो बहुत नेगेटिव चीज़ है ये। एक माइनर सा डेवलपमेंट है इस साल के बजट में, 2023 के बजट में, कि पिछले साल बोरोइंग्स थी 35%,
टोटल इनकम की। तो इस साल मार्जिनली डिक्रीज हुई है, लगभग ना के बराबर डिक्रीज हुई है, 1% कम हो रही है 34%। और ये आपका जो इनकम का सोर्स है, सबसे बड़ा सोर्स होना कौन सा चाहिए, वो होने चाहिए टैक्सेस। और सबसे बड़ा सोर्स एक्चुअल में होना चाहिए जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने ज़्यादा होंगे आपकी इकोनॉमी में, वो ये दर्शाता है कि आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है, प्रोड्यूसर्स भी ज़्यादा हैं आपकी इकोनॉमी में। तो आने वाला बेस आपका साउंड फुटिंग पे है। दूसरा बड़ा सोर्स होना चाहिए आपका इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स। यानी कि कॉरपोरेशन टैक्स हुआ जो कंपनीज जिन पे अपनी इनकम पे जो इनकम टैक्स देती हैं, उसे कहा जाता है कॉरपोरेशन टैक्स। और प्राइवेट सिटीजन्स मेरे आपकी तरह, आप अपनी इनकम पे, अपनी सैलरी पे या अपने बिजनेस के प्रॉफिट पे जो टैक्स देंगे उसे कहा जाता है इनकम टैक्स। तो प्रैक्टिकली अगर इनमें से कोई एक हेड जो सबसे बड़ा हेड हो, तो उसे सबसे बड़ा सोर्स हो इनकम का, तो उसे अच्छी साउंड इकोनॉमी कही जाती है। ये वाला गड़बड़ अभी जो हुआ है, बोरोइंग सबसे ज़्यादा बढ़ चुके हैं, कर्ज का शेयर सबसे ज़्यादा है इनकम में, उसकी वजह कोरोना है। क्योंकि 2019 के बजट में सबसे बड़ा शेयर था आपका कॉरपोरेशन टैक्स और जीएसटी का, उसके बाद था ये, उससे कम थी ये बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज़, और इनकम टैक्स भी लगभग मैच कर रहे थे उस फिगर को। तो 2020 से 20-21 से ये वाला मामला गड़बड़ होना शुरू हुआ। और देखते हैं आने वाले समय में जिस तरह से टैक्स की इनकम बढ़ रही है, जिस तरह से इकोनॉमी बूम कर रही है, लग रहा है आने वाले समय में दोबारा फिर वही स्थिति आ जाएगी। तो बोरोइंग्स का ज़्यादा होना ख़राब क्यों है, वो एक्चुअली इनकम नहीं है आपकी। आप अपनी इनकम की कमी को, जो आपकी इनकम कम हो रही है अपने एक्सपेंसेस के मुकाबले, खर्च के मुकाबले, उसको आप भरपाई करने के लिए उधार ले रहे हो। जितना उधार ज़्यादा लोगे उससे बड़ा नुकसान क्या होगा। सेकेंड चीज़ है, रुपी गोज़ टू कहाँ जा रहा है, एक्सपेंसेस कहाँ पे जा रहे हैं। सबसे बड़ा एक्सपेंसेस का जो आपका हेड है वो है इंटरेस्ट पेमेंट। यानी जो हमने उधारी ले रखी है उसके ऊपर जो ब्याज चुका रहे हैं, वो लगभग हर 5वां रुपया ब्याज में जा रहा है। माने उसका कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, कोई प्रोडक्टिव यूज़ नहीं हो रहा। तो एक तरह से आप उस ब्याज दर में और उस उधारी के विष चक्र में फंस जाओगे, विशियस सर्कल में फंस जाओगे कि आपको उधारी ज़्यादा क्यों लेनी पड़ रही है, क्योंकि ज़्यादा उधारी है पीछे से ऑलरेडी। तो इस वजह से आपकी इनकम का सबसे बड़ा सोर्स कभी भी ये उधारी नहीं होना चाहिए, ना ही ये ज़्यादा होना चाहिए। सबसे बड़ा सोर्स कौन सा होना चाहिए, इसके बाद कौन सा है, एक है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, जो वेलफेयर स्कीम्स होगी आपकी, दूसरी है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। तो ये अच्छी चीज़ है, ये ज़्यादा होना चाहिए। डिफेंस हमने 2 पड़ोसी ऐसे पाल रखे हैं कि ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है हम लोगों को, तो कोई ऑप्शन नहीं है जब तक कि कुछ वहाँ पे सेटलमेंट ना हो जाए। दूसरी चीज़, आपके बजट का एक हिसाब होगा, उसका अपना एक हिसाब होगा। मान लीजिए, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर जब आप करेंगे, तो अगर उसका हिसाब माइनस में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो उसे कहा जाएगा फिस्कल डेफिसिट। अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्द हैं, वित्तीय घाटा या राजकोषीय घाटा या फिर नाणकीय खाद। या फिर अगर वो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर प्लस है, आपका बैलेंस प्लस में आ रहा है, तो उसको कहा जाएगा फिस्कल सरप्लस। कुछ रेयर केसेस में कुछ बजट्स ऐसे होते भी हैं जहाँ पे दोनों सेम है, तो उसे कहा जाता है बैलेंस्ड बजट। टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल खोजना मुश्किल है उसके लिए, ठीक है। तो लगभग हर देश के बजट में ये डेफिसिट देखी ही जाती है लगभग। कुछ एक्सेप्शन होंगे जहाँ पे सरप्लस होगा बजट। तो आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए कि तो डेफिसिट अच्छी है या बुरी है। कम मात्रा में अच्छी है, अगर मॉडरेटली है तो वो ठीक है। तो हमारी डेफिसिट अगेन कोरोना के कारण 2021-22 में कोरोना हमारी डेफिसिट बहुत शूटअप हो चुकी थी और 6.7% पे चली गई थी। तो उसे अभी कम करके 2022-23 का एस्टिमेट है 6.4% तक रहेगी, और इस बजट में एस्टिमेट दिया है वित्त मंत्री जी ने कि 5.9% तक रहेगी। प्लस ये जो 2 आंकड़े आप देख रहे हैं, बजट के 3 डेफिसिट के, बजटरी डेफिसिट के 3 प्रकार होते हैं। एक हमने आपको बता दिया फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट माने कुल इनकम माइनस कुल एक्सपेंडिचर, ठीक है, वो हो गया आपका बजट का सिंपल हिसाब। 2 और डेफिसिट होती हैं, एक कही जाती है रेवेन्यू डेफिसिट।
रेवेन्यू डेफिसिट को समझने से पहले एक डिफरेंस और एक टर्म और समझ लेते हैं। गवर्नमेंट के खर्चे दो प्रकार के होते हैं, एक कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा कहा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिस पे आप खर्चा इस साल कर रहे हो लेकिन आपको रिटर्न उसका कई वर्षों तक मिलेगा। जैसे कि बिजनेस के रूप से अगर देखा जाए तो लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह। गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए तो रोड, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, पोर्ट्स वगैरह। खर्चा इस साल कर रहे हो, रिटर्न कई वर्षों तक मिलेगा। दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जिसका खर्चा इस साल किया, रिटर्न भी इसी वर्ष तक मिलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे सैलरी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को दी जाती है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, सब्सिडी जो अलग अलग स्कीम्स पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो उसे कहा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस वर्ष के बजट की सबसे अच्छी बात अगर देखी जाए तो वो ये है कि रेवेन्यू डेफिसिट कम हुई है इस वर्ष, यानी गवर्नमेंट का खर्चा जो डे टू डे एक्सपेंसेस है उस पे कम हो रहा है। क्यों अच्छा है मैं आगे दिखाता हूँ आपको। और तीसरी है आपकी प्राइमरी डेफिसिट, जिसे गुजराती या हिंदी में प्राथमिक घाटा या खाद भी कहा जाता है। तो फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, अगर उसमें से आप ब्याज निकाल दो तो पता चलेगा आपके ऊपर उधारी कितनी है, माने प्रिंसिपल कितना उधार है। फिस्कल डेफिसिट में हमने जैसे देखा सबसे बड़ा खर्चे का हेड इंटरेस्ट पेमेंट है, तो उसमें ब्याज भी जुड़ा हुआ है। आपको अगर केवल ये देखना है कि मेरी उधारी कितनी है तो उससे पता वो उसका मापदंड है आपका प्राइमरी डेफिसिट। तो इस बजट को भी पिछले वर्ष के बजट की ही तरह पूंजीवादी, मूढ़ीवादी, कैपिटलिस्ट बजट कहा जा रहा है। ये मोदी जी की गवर्नमेंट शायद भारत की, आज़ाद भारत की पहली कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट है जो अपने इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा फोकस कर रही है, सोशलिज्म पे या पॉपुलिस्ट मेजर्स पे कम फोकस कर रही है। तो क्यों पूंजीवादी कहा जाता है इस बजट को? क्योंकि इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बने, जिससे देश की इकोनॉमी की आने वाली जो बेस है उसका वो अच्छा हो जाए, ताकि आने वाले वर्षों में काफ़ी अच्छे से तेज़ी से दौड़ सके इकोनॉमी। जब आप बजट पढ़ना शुरू करें तब एक और आंकड़ा आपको देखना चाहिए, वो है बजट एस्टिमेट्स और रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। आप लगातार पढ़ेंगे इन आंकड़ों को, शॉर्ट में कहे जाते हैं BE और RE। जैसे कि BE RE, हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल को और बजट प्रेजेंट होता है 1 फरवरी को, यानी आप आने वाले वर्ष का एक अनुमान लगा के बजट दोगे। तो जो इस वर्ष के बजट में आने वाले वर्ष के जो खर्चे हैं, यानी कि 2023-24 का बजट जो हमने ला दिया 1 फरवरी को, वर्ष शुरू होना है 1 अप्रैल को, उसे कहा जाएगा BE, बजटरी एस्टिमेट्स। और पिछले वर्ष का बजट भी हमने दिया था 1 फरवरी को, तो पिछला वर्ष तो अभी चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर अभी ख़त्म नहीं हुआ, 2 महीने और बचे हैं। तो पिछले वर्ष जब हमने बजटरी एस्टिमेट्स दिए थे, साल भर खर्चा हुआ, तो पता चलेगा कि एक्चुअल खर्चा हो सकता है कई बार कि जितना अनुमानित था उससे ज़्यादा खर्च हो गया, इनकम जितनी एक्सपेक्ट की थी उतनी नहीं हो पाई। तो फिर इस वर्ष के बजट में पिछले वर्ष के आंकड़े भी रिवाइज किए जाएंगे, संशोधित किए जाएंगे, तो उसे कहा जाता है RE, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। और उससे पिछले वर्ष के 2021-22 वर्ष का तो पूरा आंकड़ा आ चुका है, तो उसके एक्चुअल खर्चा कितना हुआ था उसके एक्चुअल आंकड़े दिए जाते हैं। तो 3 फिगर्स बड़े ध्यान से देखने चाहिए हम लोगों को। एक है 2 वर्ष पहले के एक्चुअल्स, करंट रनिंग ईयर के आपके होंगे रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, और आने वाले वर्ष के होंगे BE, यानी कि बजटरी एस्टिमेट्स। तो एक और चीज़, आपको जब बजट पढ़ना शुरू करें तो शुरुआत में इतने टर्म्स आपको ज़रूर देखने चाहिए। तो ये और एक्सपेंसेस हैं। इस बार के बजट में जो सबसे बड़ी चीज़ जो आपके लिए एक हेडलाइन बन जाएगी, टोटल एक्सपेंस बढ़ के हो चुका है 45 लाख करोड़ रुपए। पिछले वर्ष था 41 लाख करोड़, 41-42 लगभग। तो काफ़ी बड़ा हो चुका है हमारा बजट, तो अच्छी चीज़ है, गर्व ले सकते हैं आप इस बात पे। प्लस हमारे टोटल एक्सपेंसेस में कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चा हो रहा है लगभग 10 लाख करोड़ का, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अब तक का हाईएस्ट एक्सपेंस है कैपिटल एक्सपेंसेस वाला, और पिछले वर्ष के मुकाबले 33% बढ़ रहा है। ये वाला सेंटर का खर्चा है और ये वाला स्टेट का खर्चा है, स्टेट को अलॉट किया जाएगा।
तो स्टेट्स को भी 3.7 लाख करोड़ रुपए की एलोकेशन है। तो कुल खर्चा लगभग अगर दोनों ने कर दिया तो हो जाएगा 13.7 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर एक वर्ष में बनेगा। बहुत अच्छी बात है, गर्व चाहिए इस बात पे। अब हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कि 2020 में जब कोरोना की मंदी आई तब एक बहुत बड़ा रिस्क लिया मोदी जी ने और निर्मला जी ने कि बाकी देश खर्च कर रहे थे रेवेन्यू एक्सपेंसेस पे, और विपक्ष से भी एक डिमांड उठ रही थी कि भैया जनता को पैसे दो, हर महीने 5,000 रुपये 6,000 रुपये कुछ जमा कर दो लोगों के खाते में ताकि वो लोग खर्च कर पाएँ, जिससे कि इकोनॉमी आगे बढ़े। तो रिसेशन से मुक्ति पाने के लिए जो पैकेज जारी किया जाता है उसे कहा जाता है स्टिमुलस पैकेज। रिसेशन में क्या होता है कि इकोनॉमी आपकी सो जाती है। स्टिमुलस यानी क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है। जैसे आप सुबह आधी नींदों में जग गए हो तो आप चाय पियोगे, तो चाय क्या काम करती है, स्टिमुलेंट का। अगर आधे दिन के बाद आपको फिर से नींद आनी शुरू हो जाए तो शाम की चाय क्यों पीते हैं हम लोग, स्टिमुलेट कर देती है हम लोगों को। तो रिसेशन के लिए स्टिमुलस पैकेज जारी होते हैं, लेकिन स्टिमुलस पैकेज दो टाइप के होते हैं। एक है डायरेक्ट कैश दे दो गवर्नमेंट जनता को कि खर्च करो, जैसे कहा जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंसेस, सब्सिडी बढ़ा दो या फिर टैक्स में कटौती कर दो वगैरह, इनकम कम कर दो आप अपनी, तो जनता के जेब में पैसा ज़्यादा रहेगा तो वो खर्च करेंगे, इकोनॉमी आपकी मोशन में आ जाएगी। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करो। तो मोदी गवर्नमेंट ने रिस्क लिया कि नहीं, हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे। सब्सिडी का खर्चा भी काफ़ी बड़ा था, लेकिन डायरेक्ट कैश नहीं दिया जनता को जैसे कि डिमांड हो रही थी। तो ये वाला जो हमने रिस्क लिया था, ये रिस्क सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। अभी आगे देखते हैं डिटेल में कैसे। दूसरी बहुत अच्छी चीज़ जो इस वर्ष के बजट में है कि टैक्स रिसीट बढ़ रही है और टैक्स कंप्लायंस भी बढ़ी है काफ़ी। एक बड़ा रीज़न है जीएसटी के कारण, जो टैक्स के जो बहुत सारे स्लैब, बहुत सारे रेट्स थे, 17 प्रकार के टैक्स दिए जा रहे थे, तो वो सिंप्लीफाई हो चुका है। प्लस जीएसटी के कारण ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ गई है, इनपुट क्रेडिट भी मिल रहा है आपको। अगर आपके पीछे वाली चेन ने अगर जीएसटी दिया हुआ है और आप जीएसटी पे करोगे तो आपको उसका जीएसटी रिटर्न मिल जाएगा, रिफंड मिलेगा। तो इंसेंटिव भी है लोगों के पास टैक्स देने के लिए। प्लस ऑनलाइन सब चीज़ें होने के कारण, कैशलेस ट्रांजैक्शंस बढ़ने के कारण आपकी इनकम ऑन पेपर भी आ रही है। तो सारे बैंक अकाउंट्स पे पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक हो चुका है। तो लगभग जो अमेरिका वाली, यूरोप वाली स्थिति जो हम लोग वर्षों से अपेक्षित कर रहे थे, वो होती दिख रही है भारत में कि अब टैक्स भरे बिना छूटने के रास्ते कम होते जा रहे हैं। तो टैक्स की रिसीट्स भी बढ़ रही है, लोगों के मन में भी पॉजिटिव इफेक्ट है कि नहीं चलो अच्छा काम हो रहा है तो टैक्सेस देते हैं हम लोग। और तो कैपिटल एक्सपेंसेस बढ़ने का फ़ायदा क्या होता है, एक कही जाती है मल्टीप्लायर इफेक्ट, कि यदि आप रेवेन्यू एक्सपेंसेस पे जैसे सब्सिडी वगैरह हो गया, उस पर अगर आप 1 रुपया खर्च करते हो तो उसका इकोनॉमी पे इफेक्ट होगा 0.98 रुपीज़ या 97 रुपीज़, 97-98 पैसे का इफेक्ट होगा। माने 2-3 पैसे का लॉस होगा जितना आप खर्च कर रहे हो उस पर। जबकि अगर आप कैपिटल एक्सपेंसेस पे खर्च कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, तो उसकी मल्टीप्लायर इफेक्ट कही जा रही है 2.5 टाइम्स। माने अगर आपने 100 रुपये खर्च किए तो उसकी इकोनॉमी में इफेक्ट दिखेगी 250 रुपये की। कैसे? आप मान लीजिए रोड बनाएंगे, सीमेंट खरीदेंगे, रेत खरीदेंगे, मज़दूरों को एम्प्लॉय करेंगे, तो फिर उनके भी रोज़गार बढ़ेंगे। जो सीमेंट बेच रहा है, जो रेत बेच रहा है, उसके भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे, तो उसके भी खर्चे बढ़ेंगे। तो आपके मज़दूरों की भी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो वो भी जाके खरीदेंगे कुछ ना कुछ, तो वो जिनसे खरीदेंगे उनकी भी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। तो इकोनॉमी में ओवरऑल इफेक्ट आएगा लगभग 2.5 गुना। लेकिन रिस्क फैक्टर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब आप खर्च करते हो तो वो गुड इन लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म में गुड नहीं है। माने शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि भयंकर मंदी आ जाए, तो उससे निजात पाने के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, जो हमारे पास एक अच्छी चीज़ थी, किस्मत कह लीजिए आप, या फिर बलवान को समय हमेशा अनुकूल रहता है, ये भी कह लीजिए। तो भारत का बफर स्टॉक ज़्यादा हो चुका था अनाज का, और वो हमने पैंडेमिक में मुफ्त में बांटा अनाज, तो जिसके कारण भुखमरी नहीं हुई। तो लोगों को जो अपना खर्चा अनाज पे करना पड़ रहा था, जो 80 करोड़ जनता है, जो लगभग निचला तबका है समाज का, तो उससे अनाज के खर्च से मुक्ति मिल गई।
तो उसने फिर और जगह पे खर्च किया, तो इकोनॉमी बड़ी जल्दी रिवाइव हो गई हमारी। और आप देख सकते हैं लगभग भारत में रिसेशन की चांसेस ज़ीरो के करीब हैं। आईएमएफ ने भी रिपोर्ट में बता दिया कि भैया पूरी दुनिया डूब रही है, जिसमें ब्राइट स्पॉट है भारत। इंडिया इज़ द ब्राइट स्पॉट इन दिस थिंग। कैपिटल एक्सपेंडिचर को ड्राइवर ऑफ ग्रोथ एंड जॉब्स कहा जाता है कि जॉब्स ज़्यादा बढ़ेंगी कैपिटल एक्सपेंडिचर से। अगर आपने रेवेन्यू एक्सपेंस ज़्यादा किया होता, मान लीजिए किसी के खाते में जमा कर दिए होते पैसे कि भैया जाओ खर्च करो, तो उससे जॉब्स नहीं बढ़ेगी, वो खर्च करेगा, खा पी के सो जाएगा, बस खत्म। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो एक तो आने वाली पीढ़ी को वो इंफ्रास्ट्रक्चर काम आएगा, बिजनेसमैन जल्दी बिजनेस कर पाएगा, तो रेवेन्यू जनरेशन भी बढ़ जाएगा, फास्टर होगा, प्लस उससे जॉब्स भी होंगे। तो इस वर्ष कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हुआ है 33% का, लगभग 10 लाख करोड़, जो कि जीडीपी का 3.3% हो चुका है। ये भी भारत में अब तक का हाईएस्ट रेशियो है एक्सपेंस टू जीडीपी का। और अगर स्टेट्स का देखा जाए तो हमने देख ही लिया पहले भी कि 13.7 लाख करोड़ रुपए हो रहा है अगर स्टेट्स का भी कैपिटल एक्सपेंस जोड़ ले, जो कि होगा 4.5% जीडीपी का। प्लस वित्त मंत्री जी ने एक चीज़ और की है, स्टेट्स को पिछले वर्ष भी 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जा रहे थे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। 50 वर्षों तक चुकाइए आप उसको, कोई ब्याज नहीं देना। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, किसी भी लोन का जितनी उसकी अवधि जितनी बड़ी होगी, लोन पेयर को उतनी आसानी रहेगी। आप खुद ही सोच लीजिए, अगर आपकी होम लोन 20 वर्ष की जगह 30 वर्ष की होती तो आपका इंस्टॉलमेंट छोटा हो जाएगा, आपकी इनकम पे डेंट कम पड़ेगा, आप और जगह पे इन्वेस्ट कर पाओगे, जो ज़्यादा ज़रूरी, जो और भी ज़रूरी खर्चे होंगे उन पे भी आप खर्च कर पाओगे। तो 50 ईयर लोन माने बहुत अच्छा कहा जाता है। तो उसमें भी 1.3 लाख करोड़ इस वर्ष दिया है, उसमें भी बढ़ा दिया है। जैसे हमने बताया पूरी दुनिया में भारत ब्राइट स्पॉट है, फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी है भारत, और अगले 2 वर्ष तक तो कम से कम रहेगी। आप देख सकते हैं जिससे हमारी सबसे ज़्यादा कंपटीशन चलती थी चाइना, वर्ष हमारी काफ़ी ज़्यादा है उनसे। और बाकी देख लीजिए यूके, यूएसए, ब्राज़ील, जापान से तो बहुत ही आगे हैं हम लोग। कैपिटल एक्सपेंडिचर का और अगर आपको पर्सपेक्टिव चाहिए और रिलेशन चाहिए तो 19-20 के बजट में टोटल था वो जीडीपी का 1.7%, जो 22-23 में बढ़ के हो गया 2.7%, और 23-24 में बढ़ के हो गया 3.3%। और अगर देखा जाए तो 3 लाख करोड़ था 19-20 में, यानी लगभग 3 गुने से भी ज़्यादा हो चुका है, तो बहुत अच्छी बात है। प्लस केवल इस वर्ष का कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, 1971 से लेके 2005 34 वर्षों में जितना गवर्नमेंट ने टोटल खर्च किया उतना केवल इस वर्ष खर्च हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर किस तेज़ी से बढ़ेगा भारत में। और हम लोग फॉरेन जाके जो इंफ्रास्ट्रक्चर की उनकी ईर्ष्या करते हैं आप लोग, मैं तो कभी गया नहीं फॉरेन, खैर न जाने की इच्छा है, तो वो भारत में देख भी पाएंगे आप कि चलो अब भारत में भी इतनी बढ़िया ट्रेन होगी, उतने बढ़िया सड़कें होंगी वगैरह। एक और चीज़ जो इन्होंने फोकस की है इस वर्ष के खर्चों में, वो है हाउसिंग पे बहुत अच्छा खर्च कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह पे जो खर्च हो रहा है तो उससे दुगना फ़ायदा होगा कि एक तो हाउसिंग सेक्टर भारत में बूमिंग सेक्टर है इस वक्त, और 3 से 5 वर्ष तक लग रहा है कि उसके कारण ग्रोथ बढ़ेगा। तो जो अनअफोर्डेबल हाउसिंग हो चुके थे कि बहुत महंगे हो चुके हैं घर, और हमारे आपके जैसे साधारण लोग अगर खरीदते जाएंगे तो कमर टूट जाएगी, इतने महंगे हो चुके थे। तो गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी मात्रा में जो घर बना दिए तो उससे प्राइवेट बिल्डर्स पे भी एक प्रेशर बन रहा है। खैर अब जब इतना खर्चा हो रहा है तो गवर्नमेंट की उधारी भी बढ़ रही है, और अब तक की सबसे ज़्यादा उधारी करेगी गवर्नमेंट, 15.4 लाख करोड़ उधार लेगी। ध्यान में रखें, हर उधारी खराब चीज़ नहीं होती, अगर मॉडरेशन में हो तो। दोनों पहलू देखते हैं हम उधारी के भी। इस 15.4 लाख करोड़ में से 11.8 लाख करोड़ बॉन्ड्स के जरिए लिए जाएंगे, यानी भारत की जनता ही भारत सरकार के बॉन्ड्स खरीदेगी। तो एक और चीज़ अच्छी कर दी है मोदी जी ने कि हमारी उधारी अब तक हिस्टोरिकली हमारी उधारी विदेशों से ज़्यादा हो रही थी, लेकिन अब भारत की जनता से ही पैसा मांग रही है गवर्नमेंट। तो भारत की जनता के पास पैसा है, अब हम उस लेवल पे भी आ चुके हैं कि जनता भी बॉन्ड्स खुल के खरीद रही है। रिटर्न भी कम, माने उसके ऊपर डॉलर का भी खर्चा आपको कम होगा, प्लस देश का पैसा देशी में रहेगा, तो फिर वो भी अगेन चर्न ही होगा और इकोनॉमी आपकी बढ़ती ही रहेगी।
बाकी रुपया आएगा स्मॉल सेविंग्स वगैरह से, जो विकास पत्र वगैरह, जो बचत पत्र वगैरह गवर्नमेंट जारी करती है, और प्लस और भी कुछ होते हैं। ठीक है। अब मैंने कहा जैसे डेट का अगर आप हिसाब देखें तो डेट टू जीडीपी रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, जो कि भारत का है लगभग 84-85% के करीब है, और बाकी देशों का हमसे बहुत ज़्यादा है। जैसे यूके का 107% है, यूएसए का 132% है, जापान का 250-250%, किसी रिकॉर्ड में 250 दिखा रहा है, किसी में 250 दिखा रहा है। हालांकि हमसे अच्छे वाले देश भी हैं, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है वगैरह, लेकिन उतना ग्रिम सिनारियो अभी तक नहीं हुआ। मैं ये स्पष्टीकरण क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये धारणा होती है कि अगर कर्ज बढ़ रहा है तो इकोनॉमी के लिए ख़राब चीज़ है। मॉडरेशन में अच्छा है कर्ज, ठीक है, कर्ज आपके ऊपर है, लेकिन ये कोई बात नहीं है कि कल ही आपको चुकाना है, वो एक लंबे समय तक चुकाना है आपको। प्लस आपकी जीडीपी काफ़ी अच्छी तेज़ गति से बढ़ रही है, तो उतना चिंताजनक नहीं है ये स्थिति, ठीक है। हालांकि इसको भी कंट्रोल बहुत जल्दी कर लेना चाहिए हमें। इस बजट की एक और खासियत है कि फिस्कल कंसोलिडेशन और स्पेंडिंग के बीच अच्छा बैलेंस बनाया हुआ। फिस्कल कंसोलिडेशन माने आपकी डेफिसिट को कंट्रोल में रखना। तो डेफिसिट को कंट्रोल में रखने के लिए भारत सरकार ने 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे एक एक्ट पास किया था, एक लॉ लाया हुआ था, FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इस लॉ के अनुसार भारत सरकार की जो टोटल फिस्कल डेफिसिट है वो जीडीपी के 3% से कम होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कहे कि 20 वर्ष हो चुके, अभी तक वो 3% वाला टारगेट अचीव नहीं हुआ। शायद हो चुका होता अगर कोरोना नहीं आया होता, तो काफ़ी अच्छे जा रहे थे हम लोग। और 19-20 के बजट में रोड मैप दिया था कि गवर्नमेंट ने कि 24-25 तक शायद 3% के नीचे चली जाए, लेकिन कोरोना ने फिर हिसाब किताब गड़बड़ कर दिया है। तो इस वर्ष एटलीस्ट घट रही है, बाकी देशों की फिस्कल डेफिसिट बढ़ रही है हम अपने जीडीपी के मुकाबले, तो पॉजिटिव चीज़ भी देख लें। और 2025-26 तक उसे 4.5% करने का टारगेट दिया है। 3% का अभी कोई उल्लेख नहीं है कि कब होगी। पिछले वर्ष दिया था 3% का टारगेट, लेकिन यूक्रेन रशिया वॉर ने फिर थोड़ी बैलेंस और गड़बड़ कर दी, तो इस वर्ष गवर्नमेंट ने स्पष्ट नहीं किया है 3% का टारगेट कब तक का है। सवाल आता है कैसे हुआ ये? खर्च भी ज़्यादा किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड लेवल पे है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट का अनुमान कम है। कैसे हुआ? सबसे बड़ी चीज़, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को फ्लैट रखा है, जितना पिछले वर्ष था उतना ही रखा हुआ है। पिछले वर्ष जैसे मैंने उल्लेख किया, यूक्रेन रशिया वॉर के कारण तेल और अनाज के दाम बढ़ गए काफ़ी। तो जो मुफ्त अनाज दे रहे हैं हम लोग 80 करोड़ जनता को, 1 साल तक और बढ़ा दिया है। इलेक्टोरल डिसीजन कहा जा रहा है, अगले वर्ष लोकसभा चुनाव के को ध्यान में रखते हुए लिया हुआ डिसीजन बताया जा रहा है, लेकिन उस सब्सिडी में अब कमी हो गई। वो दाम बढ़ चुके थे गेहूं वगैरह के, तो गवर्नमेंट को अपनी जेब से ज़्यादा सब्सिडी देनी पड़ रही थी, लोगों को मुफ्त दे रहे हैं हम। तो उसमें एक कटौती की है गवर्नमेंट ने कि पिछले वर्ष तक जो राशन वाली जो अनाज मिलता है, PDS कहा जाता है जिसे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो उसमें 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल भी मिल रहा था 5 किलो तक। वो इस बार मर्ज कर दिया है PMGKAY में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो मुफ्त में हम लोग कोरोना के टाइम से जो अनाज दे रहे हैं, उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो उसमें मुफ्त 5 किलो दे ही रहे हैं, प्लस ये वाला 5 किलो सब्सिडाइज्ड और दे रहे थे, तो इन दोनों को मर्ज कर दिया, तो गवर्नमेंट का फूड सब्सिडी बिल कम हो गया। प्लस फर्टिलाइज़र हम लोग ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं बाहर के देशों से, जो कि इस युद्ध के कारण महंगा हो चुका था, लेकिन अब उस युद्ध की इफेक्ट सबसाइड होती जा रही है, तो इस वर्ष फर्टिलाइज़र सब्सिडी का बिल भी कम होने का अनुमान है गवर्नमेंट का। हालांकि ये अनुमान है, आगे रशिया यूक्रेन की युद्ध कितना ख़राब हो रहा है, या फिर चाइना अगर ताइवान के साथ युद्ध कर दे तब स्थिति क्या होगी, चाइना की अपनी इकोनॉमी कब तक डूबी रहेगी, जिससे कि दुनिया की इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, USA की, यूरोप की इकोनॉमी में रिसेशन ना आए, ये भी उम्मीद है कि इतनी ज़्यादा तेज़ी से भी ना बढ़ जाए इकोनॉमी की, इन्फ्लेशन हो जाए, या फिर इतनी कम भी ना हो कि रिसेशन हो जाए जिससे भारत की इनकम गड़बड़ हो। तो जिसे सॉफ्ट लैंडिंग कहा जाता है,
कि उनकी इकोनॉमी पिछले वर्ष के मुकाबले कम रहे या फिर ग्रोथ कम रहे, लेकिन इतना कम भी ना हो कि रिसेशन आ जाए। तो उसे सॉफ्ट लैंडिंग कहा जाता है इकोनॉमिक्स की भाषा में, कि आपके अनुकूल सारी स्थिति हो जाए। तो उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। देखते हैं आने वाले वर्ष में फिर आगे और क्या स्थिति होगी। एक बड़ी चीज़, इस बजट का फोकस है डोमेस्टिक कंजम्पशन, यानी घरेलू खर्च। जो हम लोग भारतीय, इतनी 140 करोड़ की आबादी है इतनी बड़ी, तो हम लोगों का जो खर्च है वो जीडीपी का लगभग 55% हो जाता है, और मेन ड्राइवर ऑफ ग्रोथ वही होता है। हम अभी तक एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी नहीं है, बल्कि हमारा एक्सपोर्ट से उतनी इनकम नहीं हो पा रही, इंपोर्ट पे ही ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने फोकस भी सबसे ज़्यादा उसी पे किया है। एक्सपोर्ट पे फोकस करने की, अभी आप कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ अभी तक हम नहीं पहुँचे हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट भी कह सकते हैं, पॉजिटिव पॉइंट भी कह सकते हैं। पॉजिटिव इस वजह से कि अगर आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी ही आपकी इकोनॉमी को चला रही है, तो बाहरी रिसेशन की इफेक्ट आप पे कम होगी। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट ने साबित कर दिया पिछले 2 वर्षों में कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है तो उससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। ये भी एक डिबेट थी, पिछले वर्ष के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एक वॉशिंगटन कंसेंसस नाम से एक इकोनॉमी में एक चैप्टर है कि जो कहता है कि अगर गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो प्राइवेट कंपनीज ज़्यादा खर्च नहीं करेगी। उन्हें लगेगा कि गवर्नमेंट बना ही रही है तो फिर छोड़ दो। लेकिन भारत सरकार ने इसको गलत साबित कर दिया। पिछले वर्ष निर्मला जी ने कहा था कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा होगा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। क्यों? अकेला प्राइवेट रिसेशन के मामलों में नहीं संभाल पाता। उन्हें लगता है कि भैया इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर तो रहने ही दो, जब मार्केट में पैसा कम हो। अगर गवर्नमेंट निकाल रही है पैसा तो प्राइवेट को कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, गवर्नमेंट भी पैसा निकाल रही है तो काम कंप्लीट हो जाएगा और पैसा भी हमारा निकल जाएगा। तो ये भी एक अच्छा मुश्किल दौर हमने काफ़ी अच्छे तरीके से गुजार दिया है। दूसरी चीज़ जो बजट में हर वर्ष आपको ध्यान देनी चाहिए, वित्त मंत्री जी खुद आने वाले वर्ष की जीडीपी का एक हिसाब देगी। तो जिसमें उन्होंने कहा है नॉमिनल जीडीपी रहेगी 10.5%, इसमें से इन्फ्लेशन रेट कम करके रियल जीडीपी मिलती है। तो अंदाज़न आप लगा सकते हो कि गवर्नमेंट का टारगेट है 4% के करीब दोबारा इन्फ्लेशन आ जाएगा। ये 10.5% को मोडेस्ट एस्टिमेट कहा जा रहा है। मोडेस्ट यानी गवर्नमेंट कम करके बता रही है, यानी हो सकता है नॉमिनल जीडीपी बहुत ज़्यादा हो। इस वर्ष नॉमिनल जीडीपी 15% के करीब थी। रियल जीडीपी का अनुमान है लगभग 7% के आसपास होगी। और पर कैपिटा और एक चीज़ जो हर वर्ष बजट में फाइनेंस मिनिस्टर अपनी गवर्नमेंट का पिछला परफॉर्मेंस बताते हैं, तो ये आपकी एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस में बहुत हेल्पफुल होगा। चाहे आप यूपीएससी एग्ज़ाम दे या फिर क्लास 1, 2, 3 कोई भी एग्ज़ाम दे, तो क्लर्क वाली एग्ज़ाम में भी ये बहुत यूज़फुल होती है इन्फॉर्मेशन कि गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स क्या रही हैं। तो एक चीज़ कि मोदी सरकार के आने के बाद पर कैपिटा इनकम वो डबल हो चुकी है, लगभग 2 लाख रुपए। प्रोविडेंट फंड की मेंबरशिप बढ़ चुकी है, लगभग डबल हो चुकी है, लगभग 27 करोड़ रुपए। यानी कि जितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे, जितने ज़्यादा जॉब क्रिएट हुए होंगे, उतने प्रोविडेंट फंड ज़्यादा खुलेंगे। मतलब कि जितने फॉर्मल सेक्टर पे जितने लोग आपके रजिस्टर्ड एम्प्लॉयज़ थे, तो लेबर फोर्स आपकी लगभग दोगुनी हो चुकी है, 27 करोड़ तक की फॉर्मल लेबर वाली बता रहा हूँ मैं। डिजिटल पेमेंट्स भी काफ़ी बढ़ चुके हैं, 7,400 करोड़ डिजिटल पेमेंट हुए हैं केवल 2022 में। पूरी दुनिया में हम बहुत आगे हैं, और दूसरे नंबर का जो खिलाड़ी है चाइना, वो हमसे 40% पीछे है। तो कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में वाली स्थिति है। और लगभग 126 लाख करोड़ के यूपीआई पेमेंट्स हुए हैं। बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। अब और देश भी हम लोगों से यूपीआई वाली टेक्नोलॉजी मांगने लगे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर, मोदी गवर्नमेंट के अंडर लगभग 12 करोड़ 11.7 करोड़ टॉयलेट्स बन चुके हैं। 9.6 करोड़ लोगों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन मिल चुका है उज्ज्वला योजना के तहत, और 47.8 लगभग 48 अगले वर्ष तक हो सकता है 50 करोड़ का आंकड़ा छू जाए। तो लगभग 50 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खुल चुके हैं। यूएसए की पॉपुलेशन से ये आंकड़ा लगभग 1.5 गुना है। लगभग
इंश्योरेंस कवर भी काफ़ी बढ़ चुका है। 44.6 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस दिया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 1 रुपया पर मंथ का बीमा था, और जीवन ज्योति योजना 330 रुपये साल का बीमा था। तो ये भी लोगों ने अच्छे खासे नंबर में लिया हुआ है, तो ये भी एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से जो पीएम किसान सम्मान निधि हर खेती वाली सीज़न, हर एग्रीकल्चर सीज़न से पहले गवर्नमेंट किसानों के खाते में 2,000 रुपये जमा करती है, साल में पूरे 6,000 रुपये। इस बार उम्मीद थी कि शायद 8,000 9,000 कुछ हो जाए, लेकिन जैसे हमने बताया आपको कि रेवेन्यू एक्सपेंस कम करना था, ये सब्सिडी हो गई, ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया है आपने, तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस को कम करने के लिए इस बार नहीं बढ़ाया हुआ है। हो सकता है साल में कभी भी, बीच में भी कभी भी बढ़ सकता है। ये अनाउंसमेंट बजट की मोहताज नहीं होती, गवर्नमेंट कभी भी एलोकेशन इंक्रीज़ कर सकती है। तो हो सकता है दिसंबर में हो, या फिर हो सकता है अगले बजट में हो, जो कि लास्ट इलेक्शन से पहले वाला बजट होगा, तो जस्ट इलेक्शन आ रहा होगा। तो इसमें भी 11.4 करोड़ किसानों को गवर्नमेंट ने 2.2 लाख करोड़ अब तक ट्रांसफ़र किए हुए हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना का एक काम शुरू हुआ है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसमें कि ग्रामीण महिलाओं के लगभग 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बन चुके हैं। ये भी एक अच्छी चीज़ है, और इस योजना पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। सेकंड पार्ट होता है बजट का, उस बजट की क्या क्या योजनाएं हैं, क्या कौन कौन सी अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो एक सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है सप्तऋषि स्कीम, 7 प्रायोरिटीज़ ऑफ बजट। तो ये सारे वन लाइनर्स आपके लिए करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस में कि निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज और इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सप्तऋषि। खैर, अमृतकाल का बजट कहा गया है इसको, तो आगे एक एक को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला हेड जो सबका सबसे ज़्यादा अनुमानित होता है एग्रीकल्चर, क्योंकि आज भी लगभग 52-55% जनता एग्रीकल्चर पे आधारित है, खेती पे आधारित है। तो सबसे पहली चीज़ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रही है गवर्नमेंट एग्रीकल्चर के लिए, जो कि एक ओपन सोर्स होगा, और जिसमें आपका किसानों को किस तरह से फ़ायदा पहुंचाया जाए टेक्नोलॉजी का, और उनकी आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, उस पे फोकस रहेगा। एक एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड बनाएगी गवर्नमेंट, जिसके तहत किस तरह से खेती को और तेज़ गति से बढ़ाया जाए उसके ऊपर फोकस रहेगा। ये वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। मिलेट यानी मोटा अनाज, यानी कि गवर्नमेंट ने उसको नाम दिया है इस वर्ष श्री अन्न। तो भारत सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि इंटरनेशनल लेवल पे मिलेट्स का प्रमोशन किया जाए, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मिलेट्स का, और दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो कौन से अनाज आते हैं इसमें? ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कांगनी, कुटकी, कोडो, चीना एंड सामा। इनमें से कुछ अनाज हम लोग व्रत वगैरह में खाते हैं, उपवास में, फलाहार वगैरह में, और बाकी बहुत अच्छे अनाज हैं जो हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। लेकिन पता नहीं गुलामी के कालखंड में गेहूं आगे निकल गया इन लोगों से, और गेहूं आजकल डाइटिशियंस वगैरह, न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह सब बता रहे हैं कि गेहूं को टोटली अवॉइड करना चाहिए। तो हेल्थ वाइज ये अनाज अच्छे हैं, और भारत का वेदर इनके लिए सूटेबल है, आइडियल वेदर है इनके लिए। तो अगर इनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इनकी डिमांड बढ़ेगी, तो गेहूँ जितना दाम इनको मिलना चाहिए। तो भारत का जो मार्जिनल किसान है, जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा के भी कुछ पार्ट्स, तेलंगाना वगैरह, महाराष्ट्र का, आपका विदर्भ वगैरह का किसान जो ये अनाज ज़्यादा उगाता है, उन्हें अच्छी खासी इनकम होगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद बनाया जाएगा, और उसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पे प्रमोट किया जाएगा। हैदराबाद में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बन रहा है इसके लिए। एग्रीकल्चरल क्रेडिट, जो कि सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे बड़ा कारण है कि कृषि की आमदनी कम होने का, और किसानों को सही टाइम पे उधार नहीं मिल पाता, लोन नहीं मिल पाता, तो उसके लिए अलॉट किया हुआ है 20 लाख करोड़ रुपए, जिसमें केवल किसानी नहीं है फोकस, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री यानी दुग्ध पशुपालन किसी भी प्रकार का, डेयरी वाला भी, और फिशरीज़ भी इंक्लूड किया हुआ है।
तो ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ाने की का टारगेट है गवर्नमेंट का, और किसानों की आमदनी बढ़ाने का टारगेट है। गांव में प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ का रोल बहुत बड़ा होता है। तो वैसी 63,000 सोसाइटीज़ को डिजिटाइज करने के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है अभी, उसके लिए भी पैसा अलॉट हुआ है। प्लस इन सोसाइटीज़ के लिए मॉडल लॉज बनाएगी गवर्नमेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट लिस्ट का हिस्सा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होती वो, लेकिन भारत सरकार आदर्श लॉ, आदर्श कायदे, मॉडल बाई लॉज बना सकती हैं, जिन्हें अगर स्टेट गवर्नमेंट को जो अच्छे लगे तो वो भी वैसा ही लॉ अपने स्टेट में लागू कर सकते हैं। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में हुए भी हैं लागू, जैसे पंचायती राज में बहुत सारे समानताएं हैं अलग अलग स्टेट्स में, कुछ कुछ अलग अलग वैरायटी भी हैं अलग अलग स्टेट में। लेकिन क्या फ़ायदा होगा इस लॉ से, ताकि इन एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ को मल्टीपर्पज़ सोसाइटी बनाया जाए। गवर्नमेंट का एक प्लान है कि डिसेंट्रलाइज्ड वेयर हाउसेज यानी गोडाउन वगैरह भी इन्हीं क्रेडिट एग्रीकल्चर इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में अगर बन जाएं, तो किसान अपना अनाज, अपना जो भी उत्पाद है वो उन स्टोरेज में स्टोर कर पाएगा जब तक कि उसको अच्छा दाम नहीं मिल जाता। भारत में गोडाउन की, स्टोरेज की बहुत कमी है, तो उसके लिए भी कुछ काम हो रहा है। नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस बनाया जाएगा, सारी भारत में जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं उनका डेटाबेस बन रहा है, ताकि उनकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी कैसे की जाए उस मामले में गवर्नमेंट के पास अच्छी इन्फॉर्मेशन हो। हेल्थ के मामले में मोदी सरकार ने 157 मेडिकल कॉलेजेस खोले हैं नए, तो उन मेडिकल कॉलेजेस के साथ साथ 157 नर्सिंग कॉलेजेस भी खोले जाएंगे, ताकि मेडिकल स्टाफ की कोई भी कमी ना हो। और जैसे हमने देखा कोरोना के टाइम पे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत आवश्यकता है भारत में, तो गवर्नमेंट का टारगेट है कि लगभग 5 वर्ष के अंदर, लगभग 2024-25 के ख़त्म होते होते हर लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में एक मेडिकल कॉलेज होगी, और उसके बाद हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज होगी। तो काफ़ी काम आगे बढ़ भी चुका है। ठीक है। एक डिजीज़ है सिकल सेल एनीमिया, उसको 2047 तक ख़त्म करने का टारगेट है। अगेन करंट अफेयर्स क्वेश्चन में आ सकता है ये वाला। ICMR लैब्स में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को भी रिसर्च की फैसिलिटी दी जाएगी, जिनके पास अगर अपनी रिसर्च फैसिलिटी नहीं है, पब्लिक कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, तो उन्हें ICMR लैब्स में भी रिसर्च फैसिलिटी दी जाएगी। एजुकेशन के मामले में डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को बनाया जाएगा, जिनमें टीचर्स की ट्रेनिंग होगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह को कैसे उपयोग किया जाए बच्चों को पढ़ाने के लिए। कोरोना में बहुत आवश्यकता फील हुई थी इसकी, तो टीचर्स ट्रेनिंग के लिए बनाया जा रहा है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी चिल्ड्रंस और एडोलेसेंट्स के लिए, एडोलेसेंट यानी टीन एज ग्रुप, और इनके लिए डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। और गवर्नमेंट ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को हम प्रोत्साहित भी करेंगे कि आप फिज़िकल लाइब्रेरी भी बनाइए, पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, आप अपने ग्राम पंचायत वगैरह स्तर पे। और वहाँ पे एक चीज़ और डेवलपमेंट की है गवर्नमेंट ने, नेशनल बुक ट्रस्ट और चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट को उनकी बुक्स रीजनल लैंग्वेजेस में, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, पंजाबी वगैरह में ट्रांसलेट करके इन लाइब्रेरीज़ में अवेलेबल कराई जाएंगी। नेशनल बुक ट्रस्ट की किताबें बहुत अच्छी होती हैं, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी शायद UPSC के लिए। एक प्रोग्राम शुरू किया था मोदी जी ने, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यानी जो भारत का सबसे पिछड़े ज़िले हैं, 114 ज़िले आइडेंटिफाई किए थे, तो पिछड़ा ज़िला ना बोल के कोई पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी का उपयोग किया था। एस्पिरेशनल यानी आशास्पद, यानी जिसका विकास कम होगा, जाहिर सी बात है उससे अपने विकास की आकांक्षा भी सबसे ज़्यादा होगी, तो उनके लिए नाम प्रयोग किया था, शब्द प्रयोग किया था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। अब वो प्रोग्राम सफलता के कगार पे दिख रहा है, तो और माइक्रो लेवल पे डेवलपमेंट को पहुंचाने के लिए और छोटा प्रोग्राम टारगेट किया जा रहा है, जिसे कहा जा रहा है एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम। ब्लॉक यानी किसी राज्य में उन्हें तालुका कहा जाता है, किसी में तहसील, किसी में ब्लॉक, किसी में मंडल। तो ज़िले के अंडर का जो नेक्स्ट यूनिट होगा, तो वैसे 500 ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन से कम डेवलप्ड ब्लॉक हैं, तो उनके विकास के लिए ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया है इस बजट में। और एक और चीज़ है लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए,
जिसे कहा जाता है PVTG, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी कि वो ट्राइबल ग्रुप्स जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। हमने एक अलग से वीडियो भी डाला हुआ है इस पे, जिसकी पॉपुलेशन बहुत कम है और जिनका विकास बहुत कम हुआ है, तो उनके डेवलपमेंट के लिए एक मिशन लॉन्च किया जा रहा है जिसे कहा जा रहा है लास्ट माइल कनेक्टिविटी। जो दीनदयाल उपाध्याय का मोदी जी ने अंत्योदय योजना, अंत में खड़े हुए व्यक्ति का उदय, तो अंत्योदय योजना पे बहुत फोकस किया हुआ है, उसी का ये पार्ट है। और उनके लिए PVTG ग्रुप्स के लिए सेफ हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन वगैरह पे फोकस किया जाएगा। उनके एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, रोड और टेलीकॉम कनेक्टिविटी पे फोकस किया जाएगा। सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, उनके लिए रोज़गार के भी माध्यम नए बनाए जाएंगे और इसके लिए आने वाले 3 वर्षों में 15,000 करोड़ का एलोकेशन है। काफ़ी अच्छे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स खोले हुए हैं गवर्नमेंट ने, 740 स्कूल्स हैं। इस बार रिपब्लिक डे में टैब्लू भी था इनका, एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल्स का, जिसमें लगभग 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। रेसिडेंशियल स्कूल है, आपको रहोगे भी वहीं पे, माने रहना खाना सब वहीं पे, गवर्नमेंट के खर्चे पे है। तो उन स्कूल्स के लिए 38,800 टीचर और असिस्टिंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट होगी गवर्नमेंट जॉब करने वाले विद्यार्थियों के लिए, अच्छी खबर है। लास्ट माइल में एक और चीज़ है, कर्नाटका के जो अकालग्रस्त जो एरियाज़ हैं जहाँ पे बारिश कम होती है, उनके लिए 5300 करोड़ रुपए की योजना है। वहाँ की नदी है भाद्रा, उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बनने जा रहा है माइक्रो इरिगेशन का, सूक्ष्म सिंचाई माने ड्रिप इरिगेशन वगैरह, और पीने के पानी के लिए भी तालाब वगैरह की, सरफेस टैंक्स वगैरह की को भरा जाएगा। PM आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो मोदी जी का टारगेट था 2022 तक हर एक भारतीय का अपना घर होना चाहिए, कोरोना के कारण टारगेट डिले हुआ है, 2024 तक को खींचा गया है उसे। उसमें 66% की बढ़ोतरी हुई है, 66% की बढ़ोतरी हुई है और 79,000 करोड़ रुपए अलॉट किए जा रहे हैं। एक और स्कीम लॉन्च की जा रही है, भारत श्री, भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। रिपोजिटरी यानी कंपाइल किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ कोई चीज़, जिसे कहा जाता है रिपोजिटरी। इंस्क्रिप्शंस की, हिस्टोरिक डेटा जो होता है उसकी एक डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी और लगभग 1 लाख इंस्क्रिप्शंस को पहले स्टेज में इकट्ठा किया जाएगा ताकि आप कहीं से भी एक्सेस कर सकें उसको, ज़रूरी नहीं है आपको फिज़िकली उस जगह पे जाना पड़े, तो अच्छी चीज़ है। एक और अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी गरीब कैदियों के लिए, जो अपनी अगर बेल, अपनी ज़मानत, अपनी जामीन नहीं भर पा रहे तो उनकी ज़मानत गवर्नमेंट पे करेगी, तो अच्छी चीज़ है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज़्यादा फोकस था जो, तो इफ़ेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 13 लाख करोड़ हमने बात करी दी है, रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन स्टेट गवर्नमेंट्स को दी जाएगी एक और वर्ष के लिए, जिसके ऊपर एक कैवियाट लगाया हुआ है कि आप ज़्यादा खर्च करोगे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे, और 1.3 लाख करोड़ रुपए का अलॉटमेंट है। स्टेट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, उनको मदद दिलाने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटरीट बनाया जा रहा है, ताकि स्टेट्स के भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को जो भी हेल्प मिल सके उनको, और प्राइवेट कंपनीज़ भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाह रही हैं तो उनके लिए भी एक सिंगल विंडो आप अप्रोच करिए भारत सरकार में, तो आपको हेल्प मिल जाएगी। गवर्नमेंट का बेसिकली अटेम्प्ट है ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, जिसमें प्राइवेट कंपनीज़ को प्रमोट किया जा रहा है रेलवेज़ बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ तक कि पावर भी, जो अब तक गवर्नमेंट ही कर रही थी, उसके लिए भी प्राइवेट कंपनीज़ को मोटिवेट किया जा रहा है। एक हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा और उसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जा रही है। रेलवेज़ के लिए बहुत बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा अलॉटमेंट है 2.4 लाख करोड़ रुपए। रेलवे बजट 2016 तक अलग से पेश हो रहा था और अब जनरल बजट में ही उसको मर्ज कर दिया गया है, तो रेलवे का एक अलग से छोटा सा सेक्शन देख लेते हैं हम लोग। अब तक का सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट हुआ है 2.40 लाख करोड़ रुपए का। रेलवे की अर्निंग किस टर्म्स में उनका कैलकुलेशन होता है, ये ज़रा समझा दें आपको।
रेलवे का प्रॉफिट नहीं होता, रेलवे का कहा जाता है ऑपरेटिंग रेशियो। 2021-22 में कोरोना के कारण, लॉकडाउन्स वगैरह के कारण जो रिस्ट्रिक्शन चल रहे थे, उस कारण से रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो हो चुका था 107 रुपये। यानी हर 100 रुपये कमाने के लिए रेलवे को 107 रुपये खर्च करने पड़ रहे थे, यानी कि 7% लॉस था। 2022-23 में वो घट के हो गया 98 रुपये, यानी कि 2% का प्रॉफिट है, लगभग 2% का। आने वाले वर्ष में अनुमान है कि सेम 98.45 ही रहेगा ऑपरेटिंग रेशियो। रेलवे आप लोगों को पता होगा, भारत सरकार लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पे काम कर रही है, काफ़ी सब्सिडाइज्ड होती है। आप बाकी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से कंपेयर कर लीजिएगा, अपनी पर्सनल गाड़ी से या फिर प्राइवेट ट्रैवल बस से बहुत सस्ती होती है रेलवे। खैर 2021-22 में 15,000 करोड़ का नुकसान हुआ था, 23-24 में लगभग 2,000 करोड़ का प्रॉफिट होने का अनुमान है। मॉडरेट प्रॉफिट है, कोई खास प्रॉफिट नहीं कहा जाएगा उसको। तो रेलवे बजट 2013-14 के मुकाबले लगभग 9 गुना खर्च है, यानी मोदी गवर्नमेंट जब शुरू हुई थी उसके मुकाबले लगभग 9 गुना खर्च हो चुका, जिसमें से 2.4 लाख करोड़ में से 1.55 लाख करोड़ रेवेन्यू पे होगा। रेलवे हमें पता है भारत का डिफेंस के बाद सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, सबसे ज़्यादा कर्मचारी उनके पास हैं, तो सैलरी और पेंशन में काफ़ी खर्च होता है। तो 1.55 लाख करोड़ रेवेन्यू पे होगा, सब जिसमें से 70,000 करोड़ रुपए तो पेंशन पे जा रहा है केवल। और मेनली फोकस रहेगा, कैपिटल एक्सपेंस काफ़ी बड़ा है इसमें भी, तो मेनली फोकस रहेगा नई लाइन बिछाने में, जो जहाँ पे सिंगल लाइन है वहाँ पे डबल लाइन करने में, रोलिंग स्टॉक परचेज करने में। रोलिंग स्टॉक में वंदे भारत ट्रेन ज़्यादा बढ़ाई जा रही है, 3 नई फैक्ट्रियाँ खुली है, सोनीपत हरियाणा, रायबरेली यूपी, लातूर महाराष्ट्र। और इन नई फैक्ट्रीज से क्या फ़ायदा होगा कि अभी हफ्ते या 10 दिन में एक ट्रेन बन रही है, इन फैक्ट्रीज़ के शुरू होने के बाद हर हफ्ते 2 से 3 नई ट्रेन बनेगी। वंदे भारत को और माइक्रो लेवल पे लॉन्च करने के लिए गवर्नमेंट का प्लान है कि वंदे भारत अभी 500-600 किलोमीटर के डिस्टेंस वाले शहरों के बीच चल रही है, सिटिंग कैपेसिटी वाली है, इसलिए तो 100 किलोमीटर की दूरी पे जो शहर हैं उनके लिए यूरोप के मॉडल के बेसिस पे वंदे मेट्रो ट्रेन शुरू की जाएगी, और बहुत छोटे डिस्टेंस होंगे और आधे पौने पौने घंटे में एक की फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ये प्लान है गवर्नमेंट का, काफ़ी अच्छा भारत बनने जा रहा है। 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट, वाटर एरोड्रोम, आपने सी प्लेन्स वगैरह देखे होंगे, और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स बनाए जाएंगे। एयर कनेक्टिविटी पे भी काफ़ी फोकस है गवर्नमेंट का। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को, म्यूनिसिपैलिटीज़ को गवर्नमेंट की तरफ से प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि आप अपनी फाइनेंशियल रैंकिंग इम्प्रूव कीजिए थोड़ा, जिससे आपकी लोकल जनता आपके म्यूनिसिपल बॉन्ड्स खरीद पाए। गुजरात में काफ़ी सारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बॉन्ड्स इशू करते हैं, तो यही मॉडल पूरे भारत में भी लागू होगा जल्दी। और आपकी जनता अगर आपके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के या म्यूनिसिपैलिटी के अगर आपके बॉन्ड्स खरीद रही है, तो आपकी लोकल बॉडी की स्पेंडिंग कैपेसिटी काफ़ी बढ़ जाएगी, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में बहुत आसानी मिलेगी। आगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे और फोकस किया है, लास्ट एंड फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी। तो 100 ऐसे प्रोजेक्ट्स को, 100 प्रोजेक्ट्स को टारगेट किया जाएगा कि भैया कहाँ पे गैप्स हैं, जिनमें आपके पोर्ट, कोल, स्टील, फर्टिलाइज़र वगैरह हर चीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है, और उसके लिए 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट निकाल रही है, 15,000 करोड़ प्राइवेट सोर्सेज से निकालेगी। नेक्स्ट पॉइंट पे स्टेट और सिटीज़ को भी एनकरेज किया जाएगा कि आप अर्बन प्लानिंग को, आप शहरी प्लानिंग को, शहरी आयोजन को सुदृढ़ बनाए और अपने सिटीज़ को सस्टेनेबल सिटी बनाए। हमारी जीपीएससी ने क्लास 1 की मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अर्बन प्लानिंग की क्यों आवश्यकता है। यूपीएससी भी पूछ सकती है, अन्य स्टेट्स की भी पीसीएसएस पूछ सकती हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कि सस्टेनेबल सिटीज़ की आवश्यकता क्यों है। हम लोगों ने शहर ऐसे बना दिए हैं कि आप देख सकते हैं ट्रैफिक की समस्या है, पार्किंग की समस्या है, घर अफोर्डेबल रेट पे नहीं मिल रहे, बड़े महंगे हो चुके हैं घर वगैरह। तो उनके लिए लैंड रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ कैसे हो, एडिक्वेट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हो। कुछ शहर केवल आबादी के मापदंड पे बढ़ जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, केवल आबादी होती है। तो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए,
और आपकी अर्बन लैंड की अफोर्डेबिलिटी, यानी घर आपके सस्ते, घर और ऑफिसेज आपकी अफोर्डेबल रेट पे, ठीक ठाक रेट पे मिलनी चाहिए, बहुत महंगी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड को इस्टेब्लिश किया जाएगा। इस वक्त रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड ऑलरेडी है, तो उसी बेसिस पे यूआईडीएफ बनाने जा रहे हैं, जिसका मैनेजमेंट दिया जाएगा नेशनल हाउसिंग बैंक को। और टियर 2 टियर 3 सिटीज़, जो भारत के टॉप के 10-12 शहर छोड़ दो, उनके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज़ करने में इसका ज़्यादा फोकस होगा। अर्बन सैनिटेशन, मैन होल अगर आपने देखे हों जिसके अंदर मतलब कचरा है, ह्यूमन वेस्ट है, उसको साफ़ करने के लिए लोगों को उतरना पड़ रहा है अभी, तो उसे मैन होल की जगह मैकेनाइज्ड हॉल, मशीन होल बनाने की प्लानिंग है गवर्नमेंट की, कि लगभग हर एक शहर में, हर एक टाउन में 100% मैकेनाइज्ड हो जाएगा और मशीन से साफ़ होगा पूरा सेप्टिक टैंक वगैरह। तो किसी भी मानव गरिमापूर्ण जीवन को ये शोभा नहीं देता कि आपको मैन होल के अंदर किसी व्यक्ति को उतर के साफ़ करना पड़े किसी का कचरा, ह्यूमन वेस्ट, ठीक है। ड्राई और वेट वेस्ट के लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट बहुत आवश्यकता है। आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, दिल्ली में कूड़े के पहाड़ बन चुके हैं, लगभग हर शहर में कूड़े के मैनेजमेंट की समस्या है, और अगर इस पर सही समय पे ध्यान नहीं दिया गया, आने वाले समय में बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो मोदी जी का शुरू से एक की फोकस एरिया रहा है, 39,000 कंप्लायंसेज, यानी कि लीगल आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती थी, 39,000 कंप्लायंसेज को कम किया है। ये वाला फॉर्म चाहिए, वो वाला फॉर्म चाहिए, वगैरह वगैरह, फलाने की साइन चाहिए। आप अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने के लिए किसी गैजेटेड ऑफिसर के पास जाओगे और उसे 100-200 रुपये दोगे ट्रू कॉपी कराने के, वगैरह वगैरह, बड़े फालतू कंप्लायंसेज हुआ करते थे। 3400 लीगल प्रोविजंस को डिक्रिमिनलाइज किया हुआ है। कई बार न्यूज़ वगैरह में डिस्कस हो चुका है कि कंपनी लॉ में ऐसे प्रावधान थे कि अगर आपकी फैक्ट्री का टॉयलेट काम नहीं कर रहा तो मालिक को जेल तक हो सकती है, इतने खतरनाक प्रावधान थे। तो अंग्रेज़ों के ज़माने के कुछ लॉज चले आ रहे थे और बाद में बने हुए लॉज में भी अंग्रेज़ों की वही उनका असर दिख रहा था। तो काफ़ी सारा कम किया है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। और जन विश्वास बिल लाने वाली है गवर्नमेंट, जिसके तहत 42 सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज को अमेंड किया जाएगा, वही सरलीकरण के लिए। व्यापार का सरलीकरण कैसे किया जाए। 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही समय है, तो भारत उसमें आगे रहने की कोशिश कर रहा है। नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी भी बनाई जाएगी। हमने आईटी पॉलिसी 2021 पे एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा डेटा गवर्नेंस पॉलिसी की आवश्यकता क्यों है। केवाईसी प्रोसेस, नो योर कस्टमर प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जाएगा और उसे रिस्क बेस्ड अप्रोच के बेसिस पे किया जाएगा, ना कि वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच पे। यानी जहाँ पे जितनी आवश्यकता है उतने ही डॉक्यूमेंट्स मांगो, कई जगहों पे नहीं आवश्यकता होगी फिर भी मांग लेंगे फालतू के डॉक्यूमेंट। डिजी लॉकर सर्विस को फाउंडेशनल बेसिस पे किया, डिजी लॉकर सर्विस को एक्सपांड किया जाएगा और आधार को फाउंडेशनल आइडेंटिटी बनाया जाएगा। माने आधार में आपका एड्रेस भी होगा, फ़ोटो भी होगा, सब कुछ होगा, फिर भी आपको अलग से एड्रेस प्रूफ ही देना पड़ता है कई जगहों पे। और आधार की भी आपको कॉपी देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। डिजी लॉकर का आप एक नंबर दे दीजिए, वो आपका नंबर डाल के एक्सेस कर लेंगे, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फालतू क्यों जेरोक्स करवाए, ठीक है। पैन नंबर को कॉमन आइडेंटिफायर किया जाएगा हर गवर्नमेंट एजेंसीज़ के लिए, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। माने जितना हो सके सरलीकरण हो जाए बिजनेसेस के लिए। बिजनेसमैन का बेचारे का बहुत सारा समय व्यर्थ होता है फालतू गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़ में। 100 लैब बनाए जाएंगे 5G सर्विसेज के लिए अलग अलग इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में, और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को प्रमोट किया जाएगा कि भैया आप अपने हिसाब से एप्लीकेशन बनाइए 5G के। कब तक हम इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, ट्विटर की गुलामी करते रहेंगे? कब हमारे लोग अपने नए ऐप्स बनाएंगे तो जिससे हम भी बाहर जाके पैसे कमा सके? कब भारत में कोई ज़करबर्ग या कोई लैरी पेज या सर्जे बिन कब आएगा? तो उसके लिए ये फोकस है। लैब ग्रोन डायमंड्स के लिए गवर्नमेंट का अच्छा खासा फोकस है, भारत में ही बन सकते हैं इंपोर्ट कम करने के लिए।
और डॉलर की जो एक बड़ी समस्या है, डॉलर हमें हमें बहुत परेशान करता है, तो इंपोर्ट कम करने के लिए गवर्नमेंट का प्लान है। तो इनके लिए किसी एक आईआईटी में अगले 5 वर्ष के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट ग्रांट दी जाएगी लैब ग्राउंड डायमंड्स के लिए। आर्टिफिशियल डायमंड होते हैं लेकिन दिखते बिल्कुल रियल डायमंड जैसे हैं। ग्रीन ग्रोथ के लिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को दिए जा रहे हैं 19,700 करोड़ रुपए। आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं हाइड्रोजन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है ग्रे हाइड्रोजन, जिसे बनाया जा रहा है मीथेन से, CH4 से, लेकिन इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जा ही रहा है। तो हाइड्रोजन का मकसद है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल की तरह यूज़ हो, लेकिन यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो ही रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ब्राउन हाइड्रोजन बनाया जा रहा है कोयले से, सेम प्रॉब्लम। ये दोनों हाई कार्बन वाले हैं। ये वाला लो कार्बन है ब्लू हाइड्रोजन, ये बनाया जा रहा है मीथेन से, लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को एस्केप नहीं किया जाने दे रहा, उसे स्टोर किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लॉस हो ही जाएगा। तो सबसे बेस्ट हाइड्रोजन है ग्रीन हाइड्रोजन, जिसे बनाया जा रहा है रिन्यूएबल सोर्सेज से, पानी वगैरह से। तो इसके लिए प्रमोशन किया जा रहा है, इसके लिए 19,700 करोड़ रुपए रिसर्च के लिए। आने वाले समय में अगर ग्रीन हाइड्रोजन से गाड़ियां दौड़ने लगी तो हमारे शहरों में जो हीट आइलैंड बनते जा रहे हैं, कि अगर आप अपने शहर के बाहर निकलो 2-3 किलोमीटर तो लिटरली आपको 4-5 कम से कम 2-3 डिग्री का ड्रॉप फील होगा। 4-5 डिग्री तक का ड्रॉप मैंने नोटिस किया हुआ है। तो आपको वापस अपने घर जाने का मन नहीं करेगा। अगर आप गर्मियों के दिनों में शहर से 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर बाहर चले गए, छोटे शहर में 5 किलोमीटर, दिल्ली जैसे शहर में 15-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, तो काफ़ी आसानी होगी। और इसके लिए एनुअल प्रोडक्शन का टारगेट है 5 मिलियन मेट्रिक टन 2030 तक का हाइड्रोजन का। एनर्जी ट्रांजिशन और नेट ज़ीरो ऑब्जेक्टिव के लिए गवर्नमेंट ने 35,000 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाने की प्लानिंग है गवर्नमेंट की, मतलब उसको सपोर्ट करने की प्लानिंग है 4,000 मेगावाट तक की विथ वायबिलिटी गैप फंडिंग। वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होता है? वायबिलिटी यानी अगर कोई बिजनेस बन सकता है, अगर उसकी संभावना है तो उसे कहा जाता है वायबिलिटी। अगर उस संभावना और रियलिटी के बीच में आपका फंड का गैप है, अगर पैसे नहीं मिल रहे, तो वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, जिसे कहा जा रहा है वायबिलिटी गैप फंडिंग। तो डिटेल फ्रेमवर्क बना और डिटेल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए। पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पे आपने अगर स्वदेश फिल्म देखी हो तो उसमें जो शाहरुख खान ने जो शुरू किया हुआ है वो पम्प्ड स्टोरेज है। मान लीजिए यहाँ पे कोई रिजर्वायर टाइप है, कुछ तालाब वगैरह है, तो नीचे से एक पाइप निकाल के नीचे वाला एक रिजर्वायर भरा जा रहा है, तो यहाँ पे बीच में एक टरबाइन फिट कर दी जाएगी जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके। उसे कहा जाता है पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट। लद्दाख में 13 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का एक प्लांट बन रहा है, जिसको ग्रिड से कनेक्ट किया जाएगा। 20,700 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट है। और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम बनाए जाएंगे। क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन क्रेडिट बनाने का एक प्रोविज़न है, तो भारत सरकार अपने तरफ से एक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम बनाने वाली है, जिसके तहत मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका अगर ज़ीरो कार्बन एमिशन हो रहा है, साल में मान लीजिए 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन वो लोग कम कर रहे हैं, तो उन्हें एक ग्रीन क्रेडिट दिया जाएगा। हो सकता है आने वाले समय में गवर्नमेंट एक लॉ बना दे कि अगर आपकी फैक्ट्री ज़्यादा पोल्यूशन कर रही है तो या तो अपना पोल्यूशन कम करो या फिर किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से आप ग्रीन क्रेडिट खरीदो, ताकि जो अपना एमिशन कम कर सकते हैं उन्हें इंसेंटिव मिले कुछ और रिन्यूएबल एनर्जीज़ की तरफ डाइवर्ट होने का। नई स्कीम लॉन्च की है पीएम प्रणाम। ये जितने भी आपके शॉर्ट फॉर्म्स हैं, जितने भी उन्हें याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम्स में बड़े पूछे जाते हैं। और ये वाला बड़ा मुश्किल है, प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। इससे राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ को प्रमोट किया जा रहा है कि आप अपने स्टेट में किसानों को थोड़ा मोटिवेट कीजिए और केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कम हो और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़्यादा हो। इसके लिए स्कीम है पीएम प्रणाम।
एक और स्कीम है गोबर धन स्कीम, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, जिसके तहत 500 नए प्लांट्स बनाए जाएंगे जिसमें आप कचरे से फर्टिलाइज़र वगैरह बना सकते हैं। और सर्कुलर इकोनॉमी कहा जाता है उसे। मान लीजिए गाय को आपने खाना खिलाया और उसने दूध दे दिया, ठीक है, इकोनॉमी बढ़ रही है आपकी। लेकिन गाय गोबर भी दे रही है तो उसको भी इकोनॉमी में यूज़ करो। तो उसको वापस से आप अगर खाद में डालोगे तो फिर उससे और चारा निकलेगा, उससे और अनाज मिलेगा, जनता को भी, गाय को भी अपना खाना मिलेगा और दूध मिलेगा। तो इसलिए इसको नाम दिया गया है गोबर धन। ठीक है, तो 500 ऐसे प्लांट्स बनाए जाएंगे और 200 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बनाए जा रहे हैं, 75 प्लांट बनेंगे शहरी इलाकों में, 300 क्लस्टर बेस्ड प्लांट्स बन रहे हैं जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट होगा गवर्नमेंट का अभी 10,000 करोड़ रुपए का। रिसोर्स सेंटर्स बनाने वाली है गवर्नमेंट, नाम है भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर। प्राकृतिक खेती की तरफ हमने देखा हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका ने एकदम से अचानक से डिसीजन लिया कि चलो कल से सब ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाएगा। नुकसान क्या हुआ, किसानों को पता नहीं है, भूल चुकी है, ये वाली पीढ़ी भूल चुकी है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की कैसे जाए। प्लस आपकी ज़मीन भी उतनी यूज टू नहीं है उसके, तो उनका प्रोडक्शन धड़ाम से गिर गया नीचे। तो हम लोग देख ही रहे हैं क्या हालत हो चुकी है वहाँ पे। तो श्रीलंका वाली गलती ना हो इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि भैया प्राकृतिक खेती को प्रमोट करने के लिए बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स बना रही है। और ऐसे 10,000 सेंटर बनाए जाएंगे अगले 3 सालों में, और 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग अडॉप्ट करने के लिए प्रमोट किया जाएगा। अगर उन 1 करोड़ की आमदनी सस्टेन हो गई, बढ़ गई ऑर्गेनिक फार्मिंग से, तो बाकी किसानों को भी मोटिवेशन मिलेगा। और एक रिस्क बेसिस पे भी आपका काम हो सकता है कि मान लीजिए नहीं हुआ तो फिर क्या करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, कैसे उनकी इनकम बढ़े। तो फूक फूक के कदम रखने चाहिए इन मामलों में, तो वही कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, और नेटवर्क बना रही है एक बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर का, एक नेशनल लेवल का नेटवर्क बना रही है कि भैया मान लो बिहार में किसी किसान ने, हमने पढ़ा था कि रिकॉर्ड बना दिया आलू का पर हेक्टर प्रोडक्शन का, तो वही डेटा गुजरात के किसान को भी फ़ायदे में आए, वो भी उपयोग कर सके। मान लीजिए तमिलनाडु के किसान ने चावल में कुछ रिकॉर्ड कर दिया तो वही डेटा आपके बंगाल के किसान को भी मिल जाए। ठीक है, वही वाला प्लान है। एक और नई स्कीम लॉन्च की है मिष्टी मैनग्रोव, बहुत अच्छा, बहुत ही अद्भुत पौधा है, माने इतने फ़ायदे हैं उस पौधे के। तो मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, फुल फॉर्म है मिष्टी का। मैनग्रोव प्लांटेशन किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा कोस्ट लाइन में, समंदर किनारे पे और सॉल्ट पैन लैंड्स पे, जहाँ पे ज़मीन में नमक की मात्रा ज़्यादा है। मैनग्रोव नमक को स्प्रेड नहीं होने दे रहा। तो आपने देखा होगा समंदर किनारे पे जितने भी शहर हैं वहाँ पे ग्राउंड वाटर में नमकीन पानी बनने लगा है, तो मैनग्रोव उसको रोक देता है। पेड़ नेचुरल स्पॉन्ज होता है तो वो पानी को ज़्यादा आगे भी नहीं जाने देता। और मैनग्रोव से आपके अगर समंदर किनारे पे अगर मैनग्रोव का प्लांटेशन बढ़ाया जाए तो सुनामी वगैरह से भी काफ़ी सुरक्षा मिलती है। इनके लिए फंड उपयोग कर रही है गवर्नमेंट नरेगा का, नरेगा रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वाली फंडिंग है। पिछली गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने पहले भाषण में, संसद में जो पहला भाषण दिया था उसी में बताया था कि आपने ग्रामीण लोगों को रोज़गार तो दिया लेकिन उस पैसे का कोई प्रोडक्टिव यूज़ नहीं किया, गड्ढे खुदवाए फिर गड्ढे भरवा दिए। तो गवर्नमेंट की डेफिसिट बढ़ने लगी और विकास कुछ हुआ नहीं, ना एसेट क्रिएशन हुआ। तो नरेगा का पैसा उसमें जाएगा तो प्रोडक्टिव यूज़ होगा कुछ। प्लस कैंपा फंड, बहुत अच्छा लॉ लाया था मोदी जी ने पहले ही वर्ष में कि कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ये है फुल फॉर्म। तो अगर आप मान लीजिए कोई इंडस्ट्री बना रहे हैं जंगल वाले एरिया में, उसके लिए कुछ पेड़ काट रहे हैं, तो उसके लिए आप फंड देंगे गवर्नमेंट को। एफॉरेस्टेशन वाला पैसा तो पहले भी लिया जा रहा था, इसमें एक चीज़ और जोड़ दिया, कंपेंसेटरी। कंपेंसेटरी यानी मान लीजिए आपने कोई जंगल में कुछ एकड़ का जंगल काटा, तो वापस से वो उसी घनता वाला जंगल डेवलप होने में कुछ 20-30 वर्ष लग जाएंगे। उन 20-30 वर्षों तक अगल बगल के ट्राइबल लोगों की जो आमदनी निकल रही थी उस जंगल से,
उसका क्या, तो वो भरपाई करने के लिए है कंपेंसेटरी, तो ये फंड भी उसमें यूज़ किया जाएगा। अमृत धरोहर स्कीम एक लॉन्च की जा रही है अगले 3 सालों तक वेटलैंड्स के लिए। वेटलैंड्स को कहा गया है गवर्नमेंट ने अमृत धरोहर, वेटलैंड्स यानी तालाब वगैरह, और उनकी सुरक्षा के लिए, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए, वहाँ पे जैव विविधता बहुत होती है, इको टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, इनकम जनरेशन वहाँ के लिए, कार्बन स्टॉक, जितनी वेटलैंड ज़्यादा होगी उतना कार्बन एमिशन कम होगा, क्योंकि पानी बहुत मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है, प्लस वहाँ पे जो वेजिटेशन वगैरह जो बायोडाइवर्सिटी होगी वो भी आपकी कार्बन सिंक के लिए काम करेगी। और इसके लिए एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है रामसर साइट्स का। तो अगेन वित्त मंत्री जी ने कहा है, मोदी जी के आने से पहले 26 रामसर साइट्स थी, आज 75 हैं, तो अच्छी बात है, ठीक है। ग्रीन ग्रोथ के लिए पुराने व्हीकल को स्क्रैप करने की पॉलिसी लागू कर दी है गवर्नमेंट ने, लेकिन पहला कदम गवर्नमेंट खुद उठा रही है। 1 अप्रैल से 15 वर्ष पुराने जितने भी व्हीकल हैं गवर्नमेंट के, उन सबको स्क्रैप किया जाएगा, और लगभग 35 लाख ऐसे व्हीकल हैं। आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव के लिए समझा दूं मैं, भारत में एक साल में 35-36 लाख गाड़ियां बिकती हैं हर साल। तो एक वर्ष में अगर 35 लाख गाड़ियां बिकती हैं नॉर्मली, और गवर्नमेंट अगर 35 लाख व्हीकल को स्क्रैप करेगी, उसकी जगह पे और नए 35 लाख व्हीकल खरीदेगी, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत बढ़ेगी आने वाले 1-2 वर्षों में। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद भी कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करेगी कि भैया आप भी अपने पुराने व्हीकल ख़त्म कर दो। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीएम विकास, उसके तहत कौशल विकास योजना 4th एडिशन लॉन्च हो रहा है। उसके तहत सब नई टेक्नोलॉजीज़ के लिए स्किल डेवलपमेंट सिखाई जाएगी, लाइक कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मैकेट्रॉनिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन्स वगैरह वगैरह। तो आने वाले समय में जो भी इकोनॉमी के जो प्रोस्पेक्ट्स होंगे, जो चैलेंजेस होंगे, उसके लिए नई पीढ़ी को, अमृत पीढ़ी को ट्रेन करने के लिए है ये योजना। नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम लॉन्च की जा रही है। 47 लाख यूथ को अगले 3 वर्षों के लिए स्टाइपेंड दिया जाएगा। स्टाइपेंड होता है सैलरी से कम होता है, लेकिन वहाँ पे आपको कुछ सीखने के पैसे दिए जाते हैं। नॉर्मली आपको सीखने के पैसे देने होते हैं, ये होती है ऑन जॉब ट्रेनिंग। तो आप किसी ना किसी स्किल बेस्ड काम में काम करोगे और आपको गवर्नमेंट स्टाइपेंड भी देगी। ऐसे 47 लाख यूथ को आइडेंटिफाई किया जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से ही पैसा दिया जाएगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोग्राम वाली स्कीम लॉन्च की थी पिछले बजट में। तो हर ज़िले का कोई एक अपनी विशेषता होगी किसी प्रोडक्ट की, तो उसके लिए यूनिटी मॉल बनाने का प्लान है। और गवर्नमेंट ने कहा है हर स्टेट को कि अपने कैपिटल में या फिर अपनी जो भी आर्थिक राजधानी हो, जैसे गुजरात का कैपिटल गांधीनगर है लेकिन आर्थिक राजधानी अहमदाबाद है, वैसे ही मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है लेकिन आर्थिक राजधानी इंदौर है। महाराष्ट्र के केसेस में दोनों मुंबई हैं। तो या तो आप अपना स्टेट कैपिटल चुनिए या फिर आर्थिक राजधानी चुनिए, वहाँ पे एक यूनिटी मॉल बनाइए जिस मॉल में आपके स्टेट की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोग्राम वाली सारी आइटम्स मिलती हो, बगल वाले स्टेट की भी मिले, ताकि मॉल टाइप कुछ होगा तो लोगों को ख़रीदने में मज़ा आएगा। तो लोकल कम्युनिटीज़ को, लोकल उत्पादों को प्रमोट करने के लिए है ये स्कीम। MSMEs को जो पहला स्टिमुलस पैकेज लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने 2020 में, उनमें सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को लगभग 3 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी दी थी। क्रेडिट गारंटी यानी गवर्नमेंट बैंक्स को कह रही है आप लोन दो इन्हें, अगर उन्होंने नहीं दिया तो हम दे देंगे आपको। तो गवर्नमेंट खुद अपनी जेब से पैसा नहीं निकाल रही, गवर्नमेंट जनता पे भरोसा करी है कि आप पैसा दे दोगे, और अगर नहीं दिया तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर गवर्नमेंट खुद उठाने को तैयार है कि अगर कोई बिजनेसमैन जेन्युइनली प्रॉब्लम में होगा तभी नहीं दे पाएगा। तो सक्सेसफुल स्कीम रही थी वो, और उसके लिए और 2 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस निकाला है गवर्नमेंट ने। 2 लाख करोड़ की और क्रेडिट गारंटी दी जाएगी, कोलेटरल फ्री है, बिना किसी गारंटी के। और प्लस प्लान है गवर्नमेंट का MSME के लिए लोन का रेट 1% से कम, 1% कम करने का प्लान है। फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशंस में भी चेंजेस करने की प्लानिंग है गवर्नमेंट की। जैसे हमने बात की कि पुराने लॉज को ख़त्म किया है, तो अब एग्जिस्टिंग लॉज में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, उसके लिए फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशन को कहा जाएगा कि आप रिव्यू कीजिए कि भैया क्या क्या चेंजेस की आवश्यकता है।
सेबी को गवर्नमेंट लगभग आप कह सकते हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तर्ज पे बिठाने वाली है कि आप फाइनेंशियल लिटरेसी की कोर्सेज शुरू कीजिए, उसके लिए डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज बनाइए, पूरा करिकुलम से भी बनाएं। जैसे LLB का सिलेबस क्या होगा ये डिसाइड करता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो MBBS का सिलेबस क्या होगा ये डिसाइड करता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ठीक उसी तरह सेबी को भी पावर्स दिए जा रहे हैं कि आप फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाइए लोगों में। महिलाओं के लिए एक सम्मान बचत पत्र बनाने वाली है गवर्नमेंट, जिसमें 2 लाख तक की आप अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं और 7.5% एनुअल रिटर्न मिलेगा। 2 वर्षों के लिए ये बचत पत्र होगा। अच्छी चीज़ है, अगर आपके घर में कोई महिला है जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो डिपॉजिट कर सकते हैं। इसमें पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटी भी है। मान लीजिए 2 लाख रुपए आपने जमा किए, 1 लाख रुपए आप 1 वर्ष के बाद मतलब कभी भी निकाल भी पाएँ। अभी तक पूरे नॉर्म्स नहीं आए हुए हैं, तो अच्छी स्कीम है। 7.5% गुड रिटर्न माना जाता है। स्टेट्स को 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन की बात हो ही चुकी है हमारी। इसमें केवियाट है, इसमें कंडीशन है कि आपको वो खर्च करना है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, और जिसमें से कुछ और कंडीशंस है गवर्नमेंट की कि भैया आप पुराने गवर्नमेंट व्हीकल को स्क्रैप कर दोगे, अर्बन प्लानिंग, शहरी प्लानिंग में आप खर्च करोगे इस पैसे को, अर्बन लोकल बॉडीज़ को फाइनेंशियली स्ट्रेंथन करने के लिए पैसा खर्च करोगे, और पुलिस वालों के लिए घर बनाने के लिए भी खर्चा करोगे। राज्यों की फिस्कल डेफिसिट को भी इस साल बढ़ाया हुआ है। 3% का टारगेट था स्टेट्स का, लेकिन वित्तीय हालत कुछ खराब ही है पूरी दुनिया की, तो स्टेट्स की फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 3.5% ही रखा है इस बार, 3% नहीं किया। लेकिन कंडीशन एक है कि 0.5% आपको खर्च करना होगा अपनी पावर कंपनीज़ के लिए। अब लगभग हर स्टेट में प्रॉब्लम है पावर कंपनीज़ का। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के ड्यूज़ नहीं दिए हुए हैं गवर्नमेंट ने, और बड़ी ख़राब हालत है इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ की। तो जब चुनाव आते हैं तो फ्री वाली योजनाएं आ जाती है, फिर भरपाई करना मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए है ये। कुछ चेंजेस इनडायरेक्ट टैक्सेस में हुए हैं। कस्टम वगैरह ड्यूटी गवर्नमेंट ने बढ़ाई है कुछ प्रोडक्ट्स की, कुछ की कम की है। दोनों में एक ही चीज़ पे ध्यान दिया है कि आत्मनिर्भर भारत प्रमोट हो। अगर मान लीजिए किसी पे ड्यूटी बढ़ाई है तो वो ऐसी चीज़ होगी जिसके इंपोर्ट से लोकल मैन्युफैक्चरर को नुकसान हो रहा है, और अगर किसी पे ड्यूटी घटाई है तो उन चीज़ों पे घटाई है जो रॉ मटेरियल आ रहा है और जिससे यहाँ का लोकल प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा हो सके। तो आत्मनिर्भर भारत पे फोकस है ये। एक और कॉमन टर्म है बजट का, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब हुआ वो वाला टैक्स जो आपको स्वयं से देना है, मतलब मैंने इनकम की तो टैक्स मुझी को देना है, और मैं डायरेक्टली दूंगा तो वो हो गया डायरेक्ट टैक्स। व्यक्तियों के लिए होता है इनकम टैक्स, कंपनीज़ के लिए उसे कहा जाता है कॉरपोरेशन टैक्स। यानी कंपनी अपना प्रॉफिट कर रही है तो कंपनी का इनकम टैक्स हो गया कॉरपोरेशन टैक्स। एक और एग्जाम्पल होगा डायरेक्ट टैक्स का वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब हुआ अप्रत्यक्ष कर, ये हुआ प्रत्यक्ष कर, ये हुआ अप्रत्यक्ष कर या फिर परोक्ष कर। माने टैक्स आपको चुकाना है, लेकिन ये वाला टैक्स आप किसी और पे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, माने GST। उदाहरण के तौर पे आपने कोई भी चीज़ खरीदी हो, उसके ऊपर एक प्रिंट रेट होगा, MRP लिखा होगा, ब्रैकेट में लिखा होगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो मान लीजिए आप 10 रुपये का पार्ले जी का पैकेट खरीद रहे हैं, तो उसमें पार्ले कंपनी जो GST देने वाली है वो आपसे वसूल कर लेगी ऑलरेडी। तो माने वो GST आप ही ने पे किया है, देना था पार्ले कंपनी को, लेकिन उन्होंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया कस्टमर पे, तो इसे कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में एक बड़ा चेंज किया है गवर्नमेंट ने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में। प्रिजम्पटिव टैक्स क्या होता है? मान लीजिए आप प्राइवेट बिजनेसमैन हैं और अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम का है, प्लस आप ये कह रहे हैं कि अकाउंट्स के बुक मेंटेन करना, बिल वगैरह संभाल के रखना, अकाउंटेंट को पैसे देना, उससे अकाउंट्स लिखवाना, ये सब झंझट मेरे से नहीं हो रहा, तो गवर्नमेंट कह रही है नो प्रॉब्लम, आप हमें 8% टैक्स दे दीजिए, ये एज्यूम करके कि भैया इतना तो प्रॉफिट मैंने कमाया ही होगा। या फिर अगर आपके डिजिटल ट्रांजेक्शन ज़्यादा हैं तो आप 6% टैक्स दे दीजिए, अगर कैश ट्रांजेक्शन ज़्यादा करें तो 8% दीजिए। उसी तरह कुछ प्रोफेशनल्स हैं, जैसे मेडिकल हो गया, अकाउंटिंग हो गया, लीगल हो गया वगैरह वगैरह, उनकी इनकम अगर 50 लाख से कम है और वो कह रहे हैं मुझे
अकाउंट के बुक्स मेंटेन नहीं करने, तो वो 50% टैक्स दे सकता है। 50% को इनकम मान के, प्रॉफिट मान के उसके ऊपर टैक्स दे सकता है। अगर 2 करोड़ से कम का टर्नओवर है तो आप प्रॉफिट मान लोगे 8%, यानी 16 लाख का प्रॉफिट। और अगर 50 लाख से कम की इनकम है प्रोफेशनल की, क्योंकि प्रोफेशनल के खर्चे कम होते हैं, तो आप इनकम मान लोगे 50%, तो इसे कहा जाता है प्रिजम्पटिव टैक्स। इन दोनों लिमिट्स को बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने। 2 करोड़ को कर दिया है 3 करोड़ और 50 लाख को कर दिया है 75 लाख। नई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अगर 31 मार्च 2024 तक कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गई और वो अपना मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो उन्हें लोअर टैक्स बेनिफिट दिया जा रहा है 15% का, जो अभी तक केवल कंपनीज़ को था। पिछले वर्ष कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी दिया था ये बेनिफिट, उसे 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया गया है, तो 15% का लोअर टैक्स रेट देना होगा, ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी दोनों इक्वल जगह पे आ जाएं और कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी अच्छे से प्रमोशन मिले, फाइनेंशियल प्रमोशन मिले। दूसरी चीज़, क्रेडिट एग्रीकल्चर सोसाइटी को, एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को पर मेंबर कैश विड्रॉल की लिमिट थी, उससे लिमिट को बढ़ा के 2 लाख किया है। और अब किसी पर्टिकुलर सोसाइटी को अगर कैश विड्रॉ करना है तो उसकी लिमिट को बढ़ा दिया है 3 करोड़। स्टार्टअप्स के ऊपर भी फोकस रहता है गवर्नमेंट का। भारत का 3रा रैंक है पूरी दुनिया में, सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स किसी देश में देखे जाए तो 3रा नंबर है भारत का, अमेरिका और चाइना के बाद। और इनोवेशन क्वालिटी में हमारा रैंक 2nd है मिडिल इनकम कंट्रीज़ में, ठीक है। तो इनमें एक प्रोविज़न है गवर्नमेंट का कि अगर आपने 31 मार्च 2023 से पहले स्टार्टअप शुरू कर दिया है तो आपको टैक्स फ्री 3 साल मिलेंगे। अब उस अवधि को बढ़ा के 31 मार्च 2024 किया है कि 31 मार्च 2024 से पहले अगर आपने स्टार्टअप शुरू कर दिया तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। इनकम टैक्स की अपील डिस्पोजल के लिए 100 नए जॉइंट कमिश्नर्स अपॉइंट करने का प्लान है गवर्नमेंट का, ताकि फटाफट काम खत्म हो। और एक टर्म है कैपिटल गेन्स। आपकी इनकम में 2 प्रकार के गेन्स होंगे बड़े बड़े। एक आपकी जो नॉर्मल सैलरी है वो हो गई आपकी रेवेन्यू, प्लस मान लीजिए आपने कोई कैपिटल एसेट खरीद के बेचा, मान लीजिए आपने घर बेचा, ऑफिस बेची, तो वो हो गया कैपिटल एसेट। अगर उसके ऊपर आपको गेन हो रहा है तो आप उसको दोबारा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने घर बेच के दूसरा घर खरीद लिया, तो गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि भैया तुम्हें उस डील में फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ मुझे रहने को घर तो चाहिए। तो मैं अगर 1.5 करोड़ के घर में था और 2 करोड़ के घर में चला गया तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर मैं उसको एज ए बिज़नेस ट्रीट कर रहा हूँ कि मेरा बिज़नेस ही है ज़मीन मकान का, कि भैया 50 लाख का घर खरीदा, 1 करोड़ में बेचा और 50 लाख का बिज़नेस हुआ मुझे, प्रॉफिट हुआ मुझे, तो उसे कहा जाता है कैपिटल गेन्स। और लोग क्या करते हैं, अपना यही वाला बिज़नेस छुपाने के लिए दूसरे घर खरीदते रहते हैं। तो उस पे गवर्नमेंट ने लिमिट लगा दी है अब 10 करोड़ की, कि 10 करोड़ तक आप रेसिडेंशियल हाउस खरीद सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा का आपने कैपिटल वाला गेन किया हुआ है तो उस पर टैक्स देना होगा। माने अगर आप बिल्डर हो तो देना होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम का कैप लगा दिया है 5 लाख का। आपकी इनकम में कुछ एग्जेम्पशंस मिलते थे ओल्ड टैक्स रेजीम में, अभी भी मिल रहे हैं। तो उसमें इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपने खरीदी हुई है तो वो आपकी इनकम से गायब हो जाएगी, वो आपकी इनकम नहीं गिनी जाएगी। तो उसमें अब गवर्नमेंट ने लिमिट लगा दी है, अगर आप साल का 5 लाख तक का इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो तो वो इनकम आपकी टैक्सेबल लिमिट में कम होगी। 5 लाख से ज़्यादा का अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो फिर टैक्स दोगे आप। तो 5 लाख का प्रीमियम बहुत बड़ा होता है। 5 लाख की अगर कोई प्रीमियम पे कर रहा है तो उसकी एनुअल इनकम बहुत हाई होगी। एक और टर्म है TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मान लीजिए रेलवे की भाषा में समझाऊं आपको, गाड़ी कहीं से शुरू हो रही है उसे कहा जाएगा सोर्स, और जिस स्टेशन पे गाड़ी पहुंचेगी उसे कहा जाएगा डेस्टिनेशन। मान लीजिए दिल्ली से गाड़ी शुरू होकर मुंबई पहुंची तो दिल्ली है सोर्स, मुंबई है डेस्टिनेशन। ठीक उसी तरह इनकम का भी वही हिसाब है, जहाँ से पैसा दिया जाएगा उसे कहा जाता है सोर्स, और जहाँ तक पैसा पहुँच रहा है उसे कहा जाएगा डेस्टिनेशन। मान लीजिए आप अपनी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो कंपनी आपको सैलरी दे रही है तो सोर्स हुई कंपनी, और आपके पास सैलरी जा रही है तो डेस्टिनेशन हुए आप।
तो कुछ चीज़ों में टीडीएस काट लिया जाता है। माने आपकी कंपनी आपको सैलरी देने से पहले ही मान लीजिए 10% इनकम टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा कर देगी। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपये, तो आपके हाथ में आएगी 45,000, बाकी 5,000 आप गवर्नमेंट से रिफंड ले लीजिए ताकि टैक्स चोरी को रोका जा सके। तो इसे कहा जाता है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। गवर्नमेंट काफ़ी जगहों पे टीडीएस वाला सिस्टम लागू करती है जहाँ से वो टैक्स पेयर्स को पकड़ सकें, जिनकी टैक्स देने की लायबिलिटी बन रही है लेकिन जिन्होंने कभी टैक्स नहीं दिया, उन लोगों को पकड़ने के लिए होता है ये सिस्टम टीडीएस वाला। तो ऑनलाइन गेमिंग में मिनिमम थ्रेशोल्ड था 10,000 रुपये का, कि अगर आपने 10,000 रुपये की विनिंग जीती किसी ऑनलाइन गेम में, तब आपका टीडीएस काट के कंपनी आपको देगी। तो फिर वो भी चालू लोग हैं, उन्होंने विनिंग को कर दिया 9,999। तो अब गवर्नमेंट ने वो हटा दिया है। और दूसरा एक चेंज ला दिया कि एक सिंगल अर्निंग पे नहीं कटेगा टैक्स। जब आप पैसा विड्रॉ करोगे, जब आप उस ऐप से पैसा अपने खाते में ट्रांसफ़र करोगे, तब टीडीएस लगेगा। तो कोई भी अर्निंग हुई आपको टीडीएस देना ही देना है। एक और चीज़ है टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। माने फॉरेन ट्रैवल्स पे अगर आप फॉरेन ट्रैवल करने जा रहे थे तो अभी तक आपको 5% अपनी ट्रैवल खर्च का 5% आपका टूरिस्ट एजेंट ज़्यादा लेगा आपसे, और वो 5% जमा कर देगा गवर्नमेंट को। अब उसको बढ़ा के कर दिया है 20%, क्योंकि एक आंकड़ा दिया था गवर्नमेंट ने कि भारत में केवल 76 लाख लोग, 76 लाख लोगों की इनकम ही 5 लाख से ज़्यादा है, लेकिन 2 करोड़ लोग फॉरेन ट्रैवल करते हैं। अब भैया 5 लाख से कम इनकम वाले को फॉरेन ट्रैवल अफोर्ड नहीं हो सकती किसी भी हालत में, मतलब वो अपनी इनकम छुपा रहा है। अब क्या होगा, आपका टूरिज़्म एजेंट, आपका ट्रैवल एजेंट, मान लीजिए आपने 4 जनों की फॉरेन ट्रिप की और आपका मान लीजिए 2 लाख का खर्चा हो रहा है 4 जनों का, तो 40,000 रुपये आपसे एक्स्ट्रा लेगा और वो 40,000 रुपये गवर्नमेंट को जमा कर देगा। अब आपको अगर वो रिफ़ंड चाहिए तो आप रिटर्न फाइल करो, गवर्नमेंट को ये साबित करो कि भैया मेरी इनकम इतनी नहीं हो रही और मेरे 40,000 रुपये इनकम टैक्स देने के बन ही नहीं रहे, तो गवर्नमेंट आपको रिफ़ंड कर देगी। तो उसी बहाने जो लोग फॉरेन घूम घाम के इंडिया की इकोनॉमी को चोट पहुंचा रहे थे और अपना ब्लैक का पैसा एडजस्ट कर दे रहे थे, उनकी इनकम अब गवर्नमेंट के हाथ में आएगी और अब उनको भी टैक्स देना पड़ेगा। एक और टर्म है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, मान लीजिए आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी से कुछ % काटेगा, मान लीजिए 10% आपकी प्रोविडेंट फंड से कट रहा है। मान लीजिए आपकी सैलरी है 50,000 रुपये, हर महीने 5,000 रुपये आपकी सैलरी से कट के जमा होगा ईपीएफओ में, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में, प्लस 5,000 रुपये आपका एम्प्लॉयर अपनी जेब से भी निकालेगा। तो आपके प्रोविडेंट फंड में जमा होंगे कुल 10,000 रुपये। ये पैसा आपको मिलेगा रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि ये पैसा जनरली काटा जाता है जब आप रिटायर हो जाएंगे, तब आपको घर खरीदने में काम आए। मेनली पर्पज़ यही होता है इस प्रोविडेंट फंड का। तो इस प्रोविडेंट फंड के विड्रॉल पे टीडीएस का रेट था 30%, उसको घटा के अब कर दिया है 20%। उन केसेस पे जहाँ पे आपने पैन कार्ड अगर वेरीफाई नहीं किया, पैन कार्ड लिंक नहीं किया हुआ है, तो पहले 30% कट रहा था, अब 20% कटेगा। एक और चीज़ है, गवर्नमेंट ने डिजिटल गोल्ड स्कीम्स काफ़ी सारी लॉन्च की हुई हैं कि अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है केवल इस पर्पज़ से कि मुझे गोल्ड के प्राइस डिफरेंस का प्रॉफिट कमाना है, आज अगर 50,000 का गोल्ड है कल 60 का होगा, तो जब 60 का होगा तो मैं बेच दूंगा। तो गवर्नमेंट कह रही है भैया तो गोल्ड मत खरीदो, आप हमसे एक सर्टिफिकेट खरीद लो, हम आपको सर्टिफिकेट दे देंगे कि आपके पास 50,000 का गोल्ड है। कल को गोल्ड की एक्चुअल कीमत 60,000 हो गई, आपको बेचना है, आप सर्टिफिकेट हमें बेच देना वापस, हम आपको 60,000 दे देंगे। फ़ायदा क्या होगा इससे, अगर आप एक्चुअल गोल्ड खरीदोगे तो डॉलर आपको देने होंगे, गवर्नमेंट की डॉलर की जो कमी है उसको आप बढ़ा दोगे। तो गवर्नमेंट कह रही है हम नुकसान झेलने को तैयार हैं, लेकिन आप डॉलर खर्च मत करो। तो इसके लिए एक और इंसेंटिव दिया है गवर्नमेंट ने कि अगर आप अपने फिजिकल गोल्ड को डिजिटल गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हो या डिजिटल गोल्ड को फिजिकल में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपको उस पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा, जिसकी बात हमने कर दी पहले ही। एक और चीज़ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सालाना कई सारी लीव्स मिलती हैं, माने कुछ कैजुअल लीव मिलेंगी, कुछ पेड लीव मिलेंगी, कुछ सिक लीव मिलेंगी।
तो अगर कोई एम्प्लॉई मान लीजिए अपनी सालाना लीव नहीं ले रहा, छुट्टी नहीं मार रहा, मान लीजिए 1 महीने की लीव मिली थी उसको साल की, और उसने 1 महीने की छुट्टी नहीं की, तो उस 1 महीने की छुट्टी का पैसा उसको 1 महीने की सैलरी के बराबर उसके अकाउंट में जमा होगा। पैसा कब मिलेगा? जब वो रिटायर होगा तब। और इस पैसे पे भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, और इस पे लिमिट थी केवल 3 लाख रुपए की, कि अगर आप कई सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की छुट्टी की मान लीजिए 8-8 महीने तक की लिमिट होती है, कि 8 महीने तक आप छुट्टी जमा कर सकते हैं, कि मैं जब रिटायर होऊंगा तो मुझे 8 महीने की सैलरी और एक्स्ट्रा दे देना, मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, मैं काम करने को तैयार हूँ। तो मान लीजिए किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई की सैलरी होगी लाख रुपया, 2 लाख रुपया, तो 8 महीने की सैलरी आप समझ लीजिए 16 लाख तक की सैलरी हो सकती है। और भी ज़्यादा सैलरी हुई मान लीजिए चीफ जस्टिस टाइप की, तब तो बहुत ज़्यादा होगी। तो उस पर लिमिट थी केवल 3 लाख रुपए की। 3 लाख आपका टैक्स फ्री है, बाकी पे आप टैक्स दोगे, और ये लिमिट फिक्स की गई थी 2002 में। अब गवर्नमेंट ने उस लिमिट को बढ़ा के कर दिया है 25 लाख, कि भैया 25 लाख तक का अगर आपका लीव एनकैशमेंट है, आपने छुट्टी नहीं ली थी, जिसके एवज में गवर्नमेंट ने आपको पैसे दिए, सैलरी दी, 25 लाख तक आप आराम से एंजॉय करो, उसके बाद आप टैक्स दोगे। दो टर्म्स और हैं टैक्सेशन से रिलेटेड। एक कहा जाता है टैक्स बोयंसी, माने गवर्नमेंट अगर टैक्स का रेट घटाएगी तो टैक्स कंप्लायंस बढ़ जाएगा। टैक्स कंप्लायंस होता है कितनी जनता टैक्स दे रही है, कुल जनता में से कितनी परसेंट जनता टैक्स दे रही है, उसे कहा जाता है टैक्स कंप्लायंस। तो ये दोनों कनेक्टेड होते हैं। अगर आप टैक्स का रेट घटाओगे तो टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगा, और टैक्स घटने से टैक्स कंप्लायंस बढ़ने को कहते हैं टैक्स बोयंसी। बोयंसी माने ऊपर धकेलना। जैसे पानी में बोयंट फोर्स होता है, पानी किसी भी चीज़ को ग्रहण नहीं करता, ऊपर फेंक देता है, तो उसे कहा जाता है बोयंसी। यानी अगर आपने टैक्स का रेट घटाया तो वो टैक्स कंप्लायंस को ऊपर बढ़ाएगी, उसे कहा जाता है टैक्स बोयंसी। एक और चीज़ होती है, मतलब मान लीजिए गवर्नमेंट को अगर अपनी अर्निंग इंक्रीज़ करनी है तो वो नॉर्मली टैक्स का रेट बढ़ाती है, लेकिन एक और चीज़ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, यानी अमुक स्तर तक आपने अगर अपना टैक्स रेट बढ़ाया तो आपकी इनकम बढ़ेगी, लेकिन कुछ एक लेवल के बाद जहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, जनता का संतृप्त अवस्था आ जाएगी कि नहीं इससे ज़्यादा टैक्स हम नहीं दे सकते। अगर उससे ज़्यादा टैक्स बढ़ाएगा तो फिर क्या होगा, टैक्स कंप्लायंस कम होगी। कैसे कम होगी? लोग टैक्स चोरी करना शुरू कर देंगे, लोग फिर रास्ते खोजना शुरू करेंगे कि भैया किन रास्तों से टैक्स बचाया जा सके, तो उसे कहा जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो भारत में हाईएस्ट टैक्स स्लैब था इस वक्त 42.74, 42.74%। जो टॉप इनकम वाले 5 करोड़ से ज़्यादा इनकम वाले लोग हैं, वो अपनी इनकम का 42.74% टैक्स दे रहे थे। गवर्नमेंट ने उसको घटा के 39% कर दिया। कैसे किया है हम अगले वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम टैक्सेशन लॉज में क्या चेंजेस किए हैं, इनकम टैक्स रेट्स वगैरह में क्या चेंज किया है, उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। एक अलग से वीडियो बना रहे हैं, बहुत ही जल्द आएगा, तो गाली मत दीजिएगा कि सर ने 1.5 घंटे का वीडियो दिखा दिया और मेन वाली चीज़ नहीं दिखाई। अब मेन वाली चीज़ का एक अलग से वीडियो आ जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन चुका है ऑलरेडी, और यूट्यूब की जनता 1.5 घंटे से ज़्यादा लंबा वीडियो देख नहीं सकती। तो 2 पार्ट्स में इसको हम लोग अपलोड कर रहे हैं, और उस वाले वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, या फिर यहाँ पर भी आ चुकी होगी आपके, या फिर वीडियो ख़त्म होने के बाद यहाँ कहीं आ चुकी होगी। तो ये वाला लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और कोई सजेशन हो आपके हमें बताइएगा। आपकी कमेंट्स को हम ज़रूर ध्यान से देखते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपका प्यार देते रहिए इसी तरह। धन्यवाद।